वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे आ जाओ, बस हो गया। वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है अपने से सॉल्व। आ जाओ। नहीं हो रहा ना? हो गया। कितना आया वेटेड एवरेज? 15। किसका आया क्या? चलो, कल हमने स्टार्ट किया था IAS 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। प्रोविजन मतलब क्या? मैम, एक लाइबिलिटी है दैट वी हैव टू पे समथिंग। हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन आया है, बट दैट ऑब्लिगेशन इट्स फॉर अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। मतलब जैसे मैंने किसी को वारंटी की सर्विस दी, मैंने उनको बोला कि आप 2 साल में कभी भी आ सकते हो, तो वो इन 2 सालों में कभी भी आ सकता है। क्या टाइमिंग क्लियर है? क्या अमाउंट क्लियर है? नहीं। अब वो हो सकता है वो माइनर रिपेयर के लिए भी आ जाए, मेजर रिपेयर के लिए भी आ जाए, और कुछ और कबाड़े करके आ जाए। So we don't know that. तो मैम in that case we need to make a provision. ठीक है? So मैम हमको ये तो समझ में आया, provision is a liability of uncertain amount and timing. When I'm talking about liability, that can I say that something which is not paid yet? आप तभी कोई liability खड़ी करते हो जो आपने कुछ पे नहीं किया होता है। Plus, can I say it's a credit item of SOFP? हमारी बैलेंस शीट का क्रेडिट आइटम होता है लाइबिलिटी। यस मैम। मैम, सो व्हेन वी रिकॉग्नाइज provision in our books of accounts, so then in that case 3 conditions need to be fulfilled. कौन सी 3 conditions है? प्रोबेबल होना चाहिए मैम। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होगी तब भी हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, अनलेस हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रोविजन रिकॉर्ड करना मतलब मैम P&L में एक खर्चा बुक किया जाएगा और बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी। एम आई क्लियर? मैम, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला इट्स कंपल्सरी टू पे, बट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज हम पे किसी ने केस किया है, या आज हमने गुड्स बेचे हैं तो हमने वारंटी की सर्विस देने के लिए क्लेम किया है। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम, दैट ऑब्लिगेशंस कैन बी लीगल। हो सकती है लीगली कोर्ट केस हो गया, कुछ लीगली आपने ट्रैफिक सिग्नल तो यू लीगली बाउंड फॉर इट। ठीक है? एंड कस्टमरी बिजनेसेस प्रैक्टिसेस बोल दो या कंस्ट्रक्टिव बोल दो, क्या होता है उसका मीनिंग? मैम, हमने अपने कस्टमर्स में एक डिम्ड एक्सपेक्टेशन, मेरी कंपनी की पॉलिसी थी उसकी वजह से कस्टमर्स में डिम एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई, तो दिस इज ऑल्सो माई ऑब्लिगेशन। यस और नो? वो लीगली बाउंड नहीं है पर मेरी ऑब्लिगेशन तो है। ठीक है? मैम, हमने सीखा था सेकेंड स्टेप, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। उसमें हमने सीखा था मल्टीपल इवेंट्स एंड सिंगल इवेंट और अ वन इवेंट। मैम, जब सिंगल इवेंट की बात की जाती है वो डिपेंड करता है एक ही डिसीजन पे। जैसे कोर्ट केस, तो कोर्ट केस का हमको कितना पे करना है, कितना मेजर करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? जजमेंट क्या आएगा? किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। तो मैम इन दैट केस हम क्या लेंगे? मोस्ट लाइकली आउटकम, नॉट द मैक्सिमम वन। कि यार मैक्स टू मैक्स इतना लग जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली कितना लगता है हम उतने पे ही प्रोविजन बनाएंगे। यस और नो? मैम, जब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं तो हम हमारे पास्ट को देखते हैं कि पास्ट में कितने लोग रिपेयर के लिए आए थे, कितने लोग माइनर रिपेयर के लिए आए थे, और उनका इम्पैक्ट करंट ईयर में देके हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोविजन बनाते हैं। क्या वो एग्जैक्ट होता है? नहीं होता है, बट प्रोविजन इज ऑल्सो द एस्टिमेट। हम एग्जैक्ट तो बना ही नहीं सकते। अब कोर्ट हमको 1 लाख का देगी, हम थोड़ी एग्जैक्टली बना सकते हैं कि 1 लाख का ही होगा। हमारे लॉयर ने जितना बोला हमने उतने का बनाया। यस और नो? फिर हम पढ़ते हैं मैम, देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इट्स मींस मोर देन 50% चांसेस होना चाहिए दैट आई हैव टू पे द अमाउंट। अगर मोर देन 50% चांसेस है, कॉस्ट को मेजर कर पा रहे हो और प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, तो आप क्या क्रिएट करोगे? प्रोविजन। एम आई क्लियर? बट समटाइम कैसा होता है, आपने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दे दी, तो क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई? नहीं, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि आ सकती है, आई नहीं है।
पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसका एग्जिस्टेंस कब जस्टिफाई होगा, फ्यूचर में जस्टिफाई होगा, जब क्या करेंगे, अभिषेक डिफॉल्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में हमने लोन की गारंटी दी है, बट हम फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टर्स हम उसको अपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं बाय द नेम ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% चांसेस हो, इट मींस समझो अगर मोर देन 95% चांसेस है दैट यू हैव टू पे दी अमाउंट, क्या रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी। 95% चांसेस है मतलब आपको तो देना ही है ना, रे, बहुत रेयर है कि आपको नहीं देना है, मोस्टली तो आपको देना ही है। तो अगर 95% चांसेस है तो आप क्या क्रिएट करोगे, लाइबिलिटी। फिर मोर देन 50% और लेस देन 95% चांसेस है तो क्या क्रिएट करोगे, और लेस देन 50% चांसेस है मतलब बहुत कम है, क्योंकि आप जीतने की भी सिचुएशन हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो मैम लेस देन 50% चांसेस है तो हम क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, डिस्क्लोज्ड होती है। क्रिएट मतलब आप पीएनएल में जर्नल एंट्री कर रहे हो, करते हो क्या, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आप सिर्फ एक नोट्स ऑफ अकाउंट में एक अपना नोट्स मेंशन कर देते हो, उसके अलावा कुछ करते हो क्या, उसका इंपैक्ट नहीं एसओपीएल और एसओएफपी में नहीं आता। क्लियर। तो एक तो हो गई पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करती है, बट एक होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है बट प्रोबेबल नहीं है, मतलब कोर्ट केस हो गया बट हमारा लॉयर बोल रहा है कि हम ही जीतेंगे, लेस देन 50% चांसेस है कि आप पे करोगे, क्या क्या करोगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है पर प्रोबेबल नहीं है, प्रोबेबल नहीं है तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन, नहीं, तो हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आप पे कोर्ट केस हो गया है बट आप उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर पा रहे, हमारा केस ही बहुत यूनिक है, लोग आगे से पीछे से गाली ठोकते, हमने ऊपर से जाके ठोकी है, केस ही यूनिक है, वो बोल रहा है कि मेरे को पता ही नहीं इसमें क्या हो सकता है, तो कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, तो क्या करोगे मैम, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या डिस्क्लोज करेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आई। हमने केस किया सामने ऊपर, मेरे पे केस किया था, मैंने उस पे काउंटर केस किया कि यार ये मेरी डिफेम कर रहा है, मेरी गुडविल खराब कर रहा है, तो इन दैट केस पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो मैम 95% चांसेस है पैसा आएगा, एसेट रिकॉर्ड कर, 95% चांसेस है मतलब मोस्टली तो हम ही विन विन सिचुएशन है तो हम क्या रिकॉर्ड कर देंगे, पर मोर देन 50% चांसेस है कॉन्टिंजेंट एसेट्स। मैम ऐसा क्यों, वहां मोर देन 50% होता है तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करवाते हो, और यहां मोर देन 50% है तो आप तो सिर्फ एक नोट्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर रहे हो। अरे भैया हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, आपके एसीसीए पे कितना खर्चा आने वाला है, आपके पापा आज ही प्रोविजन बना के बैठे हैं, पर क्या उसका आप एसीसीए बन जाओगे, फिर आपकी नौकरी लगेगी, आप 50 से 40 हजार रुपए महीने, सॉरी 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाओगे, तो पापा ने आज ही इनकम रिकॉर्ड कर ली क्या, तो पैसा जब आने वाला होता है ना तो हम बहुत फूक फूक के चलते हैं, तो अगर मोर देन 50% चांसेस भी है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कंटिंजेंट एसेट। ठीक है, बात समझ में आई, यस और नो, बुक में दिखाऊं, जर्नली कॉन्टिंजेंट एसेट्स बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि गड़बड़ी तो हम ही करते हैं तो हम पे केस ही होता है, हम इतने लायक नहीं हुए कि हम किसी पे केस कर सके भैया हमको पैसे दे। ठीक है, तो जनरली आपको प्रोविजन होगा या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का केसेस आपने को देखने को मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना कॉन्टिंजेंट एसेट, एसेट अलग तरीके से ऑपरेट होता है और लाइबिलिटी अलग तरीके से, अब टेबल बना के बताऊंगी समझ में आएगा। स्क्रीन विजिबल है। Contingent asset is always a possible asset arising from the past events in existence will be confirmed by occurrence and non occurrence। सेम जो हमारी contingent liability की definition थी ना, सेम डिक्टो कॉपी है contingent asset की, बट वहां लेस देन 50% प्रोबेबिलिटी थी, यहां कौन सी प्रोबेबिलिटी है,
मोर देन 50%। तो इसको टेबल के फॉर्म में बताऊं कौन कौन के वर्ड्स के साथ आती है। लाइबिलिटी मीन्स कैन आई से आउटफ्लो, हमारे साइड से पैसा। और एसेट्स मीन्स कैन आई से इट्स इनफ्लो। हमेशा जब भी आपको डाउट होना या टेबल बना लो, 2 मिनट में अपने माइंड में टेबल बना लो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी है आउटफ्लो होगा ही। आउटफ्लो वाला केस पढ़ रहे हैं ना। वर्चुअल सर्टेनिटी है कि आउटफ्लो होगा ही। कैन आई से मोर देन 95% चांसेस है कि देखो ध्यान रखना, आईएएस आपको परसेंटेज के टर्म्स में नहीं बात करता है, वो वर्ड्स के टर्म्स में बात करता है। प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट, वर्चुअल सर्टेनिटी। बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर इजीली अंडरस्टैंडिंग, हमने इसको परसेंटेज के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। ऐसा मत कर लेना कि कभी क्वेश्चन आया एज पर दी आईएएस 37 प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, वो परसेंटेज के टर्म्स में कभी भी बात नहीं करता है। हमारे फॉर अंडरस्टैंडिंग, इजीली अंडरस्टैंडिंग, हमने इसको परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। मतलब मोर देन 95% चांसेस है कि पैसा जाएगा। तो क्या बोलोगे। मोर देन 95% चांसेस है पैसा आएगा। क्लियर। फिर वर्ड आएगा प्रोबेबल आ सकता है या मोस्ट लाइकली आ सकता है। ठीक है। कोई भी वर्ड आएगा मतलब मोर देन 50% चांसेस है, मोर देन 50% चांसेस है कि पैसा जाएगा। क्या क्रिएट करोगे। मोर देन 50% चांसेस है पैसा आएगा। कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो आप इसका डिफरेंस समझ रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोविजन मतलब एसओपीएल और एसओएफपी में इंपैक्ट देते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में कर रहे हैं। क्यों। ड्यू टू दी कंजर्वेटिव अप्रोच। लाइबिलिटी है दूर की भी दिख रही तो आज रिकॉर्ड कर लेंगे, पर दूर का कोई एसेट दिख रहा है तो आज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बहुत फूक फूक के कदम चलते हैं। क्लियर है। फिर आएगा पॉसिबल, जो आपको जनरली लीस्ट लाइकली देखने को मिलेगा, मतलब कम। क्या होगा ये। एक मोर देन 50% है तो एक लेस देन 50% है। तो अगर पॉसिबल है, लेस देन 50% चांसेस है कि पैसा जाएगा, आप क्या रिकॉर्ड करोगे। मैम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज ऑलवेज डिस्क्लोज टू द नोट्स ऑफ अकाउंट। उसका इंपैक्ट कोई एसओएफपी एसओपीएल किसी भी लेजर में नहीं आता है। और एसेट हुआ तो इग्नोर। लेस देन भी 50% चांसेस है ना पैसा आएगा, हम उस पर कोई भाव नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्लियर। क्लियरली इग्नोर करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच चलते हैं। मोर देन 50 है तो इतना भाव दे जाएगा कॉन्टिंजेंट एसेट्स रिकॉर्ड कर लिया, अनलेस हम इग्नोर करेंगे। ठीक है। एक होता है रिमोट। रिमोट मतलब लेस देन 5% चांसेस है कि पैसा जाएगा। इग्नोर। लेस देन 5% चांसेस है कि पैसा आएगा। इग्नोर। ये टेबल आपको हर जगह देखने को मिलेगी। समझ में आया। यस और नो। लोड मत लो। अभी हमने क्या किया, हमने अभी इसको कहीं भी क्वेश्चंस के फॉर्म में देखा क्या, नहीं देखा। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है अच्छा प्रोविजन कब क्रिएट करना है, हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच में फंस गए। ठीक है। जब हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको अपने आप समझ में आएगा अच्छा दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न शुड बी आस्क इन द एग्जाम्स, तो हमको ऐसी अप्रोच रखनी है। क्लियर। तो अभी तक हमको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तो क्लियर हुआ, अब प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टेबल समझ में आई। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। हमारी बुक में भी टेबल दे रखी है। अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है
तो क्या रिकॉर्ड करोगे? और एसिड के केस में अगर प्रोबेबल है, मतलब मोर देन 50% चांसेस है पैसा जाएगा, क्या रिकॉर्ड करोगे? और उधर एसिड होगा तो क्या? ठीक है। अगर पॉसिबल है, मतलब लेस देन 50% चांसेस है, तो क्या कर? और इधर रिमोट, मतलब लेस देन 5% चांसेस है, तो क्या? क्लियर? मैम, जब हम इसकी डबल एंट्री कब क्रिएट करेंगे? जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे? पीएनएल में क्या करेंगे? और क्रेडिट क्या करेंगे? अब मैं बोल रही हूँ प्रोविजन बढ़ाना है, इन प्रोविजन को और बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? वापस प्रोविजन को क्रेडिट करना है, और डेबिट क्या हो जाएगा? मैं बोल रही हूँ प्रोविजन को कम करना है, तो क्या होगा? क्लियर है? बेसिक जर्नल एंट्रीज है, कुछ भी अनयूजुअल चीजें नहीं है। अब इसको फर्दर करने की बजाय हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, तो हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ो ये क्वेश्चन। Sebastian Companies is currently involved in 4 legal cases, all of them unrelated. 4 केसेस हैं, सब अनरिलेटेड हैं। In case A, Sebastian's company is suing a supplier for, ठीक है। In case B, Sebastian company is suing a professional advisor for. In case C, Sebastian's company is being sued by the customer for 3 years. ऊपर 2 केसेस हमने किए हैं, और नीचे ये वाला जो केस है, being sued by the customer, सामने वाले ने हम पे केस किया है। क्लियर? D. Sebastian's company is being sued by the investors for $400,000. अभी हमको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बताई कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, बट हम पे हमने 2 केसेस हम पे किए गए हैं, 2 केसेस हमने किए गए हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि अब इस पे आपको बनाना पड़ेगा, या तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, कॉन्टिंजेंट एसेट्स या कॉन्टिंजेंट liability, ठीक है। Sebastian's companies has been advised by its lawyer that the probabilities of success in each case are as follows, ठीक है। वो बता रहा है कि आप केसेस जीतोगे उसकी सक्सेस का परसेंटेज, केसेस हारोगे नहीं, केसेस जीतोगे उसके सक्सेस का परसेंटेज। ए केस 10% चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू विन द केस, क्या करेंगे? इग्नोर, ठीक है। बी केसेस में 90% चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू विन द केस, कॉन्टिंजेंट एसेट। क्लियर? सी 98% chances है that you win the case, liability, you win the case। हाँ, Substain company is advised by the lawyers that probability of success, सी केस में आप जीतोगे, 98% चांसेस है, मतलब अरे इग्नोर, सामने वाले ने केस किया है 3 लाख का, 98% चांसेस है पैसा नहीं देना है, आप जीत रहे हो ना। केस में इसने क्या बोला है? सब्सटेंस ने बोला है, उसके लॉयर ने बोला है, ये परसेंटेज बता रहा है आपकी जीतने की परसेंटेज। सामने वाले ने केस किया आप पे 3 लाख का, आप जीतोगे मतलब पैसा दोगे कि पैसा लोगे? लोगे, लोगे भी कैसे? देना ही नहीं है, 98% चांसेस है दैट यू विन द केस, तो क्या करोगे? रिमोट चांसेस है कि आपको पैसा देना है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? डी में बोल रहा है 60% चांसेस है कि आप जीतोगे, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 40%। फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि मोर देन 50 होता तो प्रोविजन रिकॉर्ड करते, लेस देन है तो। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसने ये नहीं बोला 98% चांसेस है कि पैसा जाएगा, उसने बोला है 98% चांसेस है यू विन द केस। क्लियर? एक बार अपन देख ले यार, मैंने भी ज्ञान के मुद्दे तो दे दिए। इग्नोर किया, फिर डिस्क्लोज एज अ नोट, फिर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इग्नोर किया, और डिस्क्लोज एज अ नोट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी ना, यस और नो? 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अपना पैटर्न समझ में आएगा।
पढ़ो पढ़ो ये क्वेश्चन। चलो ये मत पढ़ो अभी को। ये क्वेश्चंस पढ़ो। बड़ा क्वेश्चन। क्या लग पा रहा है? हम्म। अगेन। वी आर। हाँ वो तो समझ में आया। क्या क्रिएट करोगे? प्रोविजन। क्यों? Employees who suffered severe acid burns as a result of accident in X factory is suing for 20,000, claiming that the director failed to provide adequate safety equipment. सामने वाले ने हम पे केस किया for 10,000, asking that they do not have the sufficient adequate equity safety equipments in their factory. एक्स लॉयर्स आर कंटेस्टिंग द क्लेम। हमारा लॉयर ऑब्वियसली लड़ रहा है, बट हैव एडवाइज द डायरेक्टर्स दैट विल प्रोबेबली यूज। उन्होंने बोल दिया है कि देयर इज अ चांस, मोर देन 50% चांसेस दैट यू हैव टू पे द अमाउंट। तो व्हाट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट। क्लियर? A customer is suing for 50,000, claiming that Axe hair care products damaged her hair. Ex lawyers are contesting the claim and advise the claim is unlikely to succeed. Provision. क्यों? Product damage, her ex lawyers are contesting this claim and have advised that claim is unlikely to succeed. सामने वाले का प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या है? इग्नोर क्यों करेंगे? अनलाइकली टू सक्सीड, लेस देन 50% चांसेस है, तो क्या करोगे? उसने थोड़ी बोला कि आप जीतोगे ही नहीं, रिमोट चांसेस है। उसने क्या बोला? सामने वाले ने जो क्लेम किया है आप पे, और सामने वाले की क्लेम जीतने की सिचुएशंस अनलाइकली है, कम है, लेस देन 50% चांसेस है, क्या क्रिएट करोगे? क्लियर? पढ़ो। बोलो। फर्स्ट वाले में प्रोविजन बनाएंगे, सेकेंड वाले में कॉन्टिंजेंट एसेट्स बनाएंगे। So can I say first is make a provision and second is disclose as a notes to accounts? Yes or no? आपको थोड़ा सा इस पे अच्छा कमांड कमाना बनाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट लाइकली, अनलाइकली? बिकॉज कैसा है इन द एग्जाम्स यही क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल इट्स वेरी इजी, एक बार कंसेप्ट आ गया तो न्यूमेरिकल पे आप कुछ ना कुछ तो कर ही पाते हो, बट थ्योरेटिकल वी फाइंड इट डिफिकल्ट इन द एग्जाम्स टू सॉल्व। क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस लगेंगे, वो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपको सही लग रहे होंगे। तो थोड़ा सा वाइजली इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है? पढ़ो क्वेश्चन।
क्या? Blacksmith has claimed compensation of 300,000 from another entity for breach of copyright. मतलब हमने Blacksmith has claimed compensation from another entity for breach of copyright. The solicitor of Blacksmith have advised Aditya that a claim is unlikely to succeed. क्या आ रहा है आंसर? The item should be disclosed by notes in the financial statement. Done? सबको आया? किसी को डाउट? नहीं. चलो, सो अभी तो हमने जो केसेस पढ़े जिसमें हमने स्पेसिफिकली चीजें पढ़ी है. चलो, अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने प्रोविजन का एक वास्ट केस पढ़ा, एक कॉमन कॉमन प्रोविजंस किस पे बनेगा. अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जहां स्पेसिफिकली प्रोविजन क्रिएट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में. जैसे मैंने कल आपको एक वारंटी का एग्जांपल दिया, कल मैंने आपको एक लीगल केसेस का एग्जांपल दिया कि कब प्रोविजन क्रिएट होता है, कब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होती है, या कब कॉन्टिंजेंट एसेट्स क्रिएट होता है. हमारी बुक्स में कई सेट ऑफ केसेस दे रखे हैं जहां पे हमको प्रोविजन क्रिएट करना है. सो प्रोविजन तो क्रिएट करना है, तो एट व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द प्रोविजन, वो केसेस पढ़ेंगे हम. ठीक है, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन भी आ गया, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस भी आ गए, फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स भी आ गए, डिसमेंटलिंग भी आ गया जिसको हम हाँ डिसमेंटलिंग प्रोविजन बोल लो. सीखा है ना डिसमेंटलिंग प्रोविजन आईए 16 में. हाँ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब अभी तक आपने उसको कॉस्ट के नाम से, पर अल्टीमेटली आप क्या बना रहे हो? फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन ही तो बना रहे हो. अभी तक क्या होता था, हमने जितने भी जगह कोई लाइबिलिटी क्रिएट की है तो उसको हमने कैसे एक लाइबिलिटी के नाम से समझा था. अब आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा दैट लाइबिलिटी इज कंसिडर एज अ प्रोविजन. यस और नो? ठीक है. तो फर्स्ट केस है वारंटी प्रोविजन. आई थिंक वारंटी पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं. तो इस प्रोविजन को जब भी बनाते हैं तो कैन आई से वी नॉर्मली एस्टिमेट, हम इसको एस्टिमेट करके ही बनाते हैं. क्लियर? अब जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझना. मैंने किसी को 2 साल के लिए वारंटी की सर्विसेज दी. ठीक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर गए गुड्स, मैंने वारंटी का प्रोविजन बना दिया. ठीक है, उस साल का. अब जब मैंने बनाया होगा पिछले साल, तो इस साल वो ओपनिंग बना होगा. सपोज मैंने ओपनिंग बनाया था 1 लाख का. ठीक है, सपोज मान लो ये सेकेंड ईयर है, मतलब इस साल अगर कोई आया तो ठीक, नहीं तो ये प्रोविजन हमको क्या करना पड़ेगा? खत्म. अब जैसे आपने 100 माइक्रोवेव बेचे थे और उस पर आपने प्रोविजन ना दिया 1 लाख रुपए का, बट 2 साल का है, अब 2 साल में कोई आया ही नहीं, तो क्या वो 1 लाख का प्रोविजन वर्थ है? आपको खत्म करना पड़ेगा. यस मैम. सपोज आउट ऑफ 1 लाख रुपीज आपने कुछ खर्चा किया होगा, मतलब कुछ लोग आए होंगे रिपेयर कराने के लिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका प्रोविजन का अमाउंट आपने कम किया होगा. किससे एडजस्ट किया होगा? कैश से एडजस्ट किया होगा या बैंक से एडजस्ट किया होगा? क्योंकि पैसा दिया होगा ना आपने, तो सामने वाले को दिया होगा? नहीं, जिस जो रिपेयर कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा उसको पैसा दिया होगा. यस और नो? तो मैम सपोज आउट ऑफ 1 लाख रुपीज कुछ 30,000 लोगों का, मतलब 30,000 का खर्चा हुआ फॉर वारंटी. तो कैन आई से यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा 30,000. यस और नो? आपका प्रोविजन कम हो गया और वो एडजस्ट किससे हुआ होगा? कैश से. यस और नो? कैसे मैम? मैंने जब दिया होगा तो मेरे पास से कैश गया होगा, कैश किसी खर्चे के अगेंस्ट में हुआ होगा, और वो खर्चा आपने बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी के नाम से खड़ा कर रखा है विच इज कॉल्ड डेबिट. वारंटी प्रोविजन 30,000. यस और नो? ठीक है. अब मैम बाकी रिमेनिंग 70,000, अब तो ईयर एंड हो गया, कुछ काम का नहीं है, तो कैन आई से आप प्रोविजन खत्म करके इसको पीएनएल में डाल देंगे? यस और नो? आपने पीएनएल में 1 लाख का खर्चा बुक किया था, आपको लगा था 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, पर आपको सिर्फ 30,000 का ही खर्चा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये पूरे अमाउंट को कहाँ डाल दोगे?
पीएनएल में। फिर अगेन इस साल नया प्रोविजन क्रिएट करोगे, फिर पीएनएल में खर्चा बुक करोगे और प्रोविजन में यहाँ पे बैलेंस डाल दोगे, विच इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो। यस और नो? मतलब आप जिस साल का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, जितना यूज हो गया अच्छी बात है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप वापस पीएनएल में डालोगे, जहां से उठाए वहीं डालोगे ना। यस और नो? ठीक है। सो मैम अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, हमको समझ में आएगा। तो हमको सिंपल सा प्रोविजन, वारंटी प्रोविजन में एक ध्यान रखना है कि मैम ये मल्टीपल इवेंट्स वाला होता है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल कितने लोग माइनर रिपेयर के लिए आए थे, कितने लोग मेजर रिपेयर्स के लिए आए थे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। यस और नो? ठीक है, एक बार पढ़ लें। Warranty is often given on manufacturer retailer businesses. This is either a legal or constructive obligation. या तो आप लीगली बाउंड हो, आप कुछ ऐसे चीजें बेच रहे हो जिसके लिए गवर्नमेंट ने ही बोला है कि आपको 2 साल की गारंटी तो देनी ही पड़ेगी, या फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, मतलब कंपनी वाली कोई गारंटी नहीं है, मैं अपने दम पे दे रहा हूँ कि कुछ खराब होगा तो आ जाना। कितनी बार अपन शॉपकीपर के पास जाते बोलता ना, अरे खराब हो तो लिया ना, मैं कर दूंगा, होता है या नहीं? तो क्या वो लीगली बाउंड है इस चीज के लिए? नहीं, वो उसकी गुडविल, उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट कराने के लिए वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में फंसा है। यस और नो? यस और नो? टू मेक अ गुड और रिप्लेस फॉल्टी प्रोडक्ट्स। ठीक है। वारंटी प्रोविजन, अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेल रेदर देन द टाइम ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ऑब्वियसली अगर जिस समय मेरे पास कोई रिपेयर के लिए आ रहा है और उसी समय में प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, कैसे एडजस्ट करो और काम खत्म करो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप वारंटी का प्रोविजन कब बनाते हो? जैसे ही गुड्स आपने बेचा, आपकी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई कि आपको ये 2 साल में विद इन कभी भी ये रिपेयर रिप्लेसमेंट के लिए आ सकता है। यस और नो? तो आप प्रोविजन कब क्रिएट करोगे? एट पॉइंट ऑफ सेल, ना कि सामने वाला रिपेयर कराने आ रहा है तब। अगर अगर ऐसा ही होता कि सामने वाला रिपेयर कराने आएगा, मैं तभी प्रोविजन बनाऊंगी, तो क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत है? अब तो लाइबिलिटी हो गई ना। यस और नो? सीधे कैश से एडजस्ट करोगे जो भी खर्चा हुआ है। आप तो क्या कर रहे हो, फ्यूचर में होने वाली का आज रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैम प्रोविजन कब क्रिएट होता है? एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, रेदर देन एट द टाइम ऑफ रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मेकिंग सेल इन द पास्ट इवेंट विच गिव राइज टू द ऑब्लिगेशंस। एम आई क्लियर एवरीवन? लॉजिकली भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है दिमाग में? दिस रिक्वायर्स, अब एग्जाम्स में आ सकता है कि व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ वारंटी प्रोविजन एट द पॉइंट ऑफ सेल, एट द पॉइंट ऑफ व्हेन पर्सन्स कम फॉर द रिपेयर और रिप्लेसमेंट, तो आंसर विल बी एट पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर? दिस रिक्वायर द सेलर टू एनालाइज द पास्ट एक्सपीरियंस सो दे कैन एस्टिमेट। आप पास्ट एक्सपीरियंस में देखोगे कितने लोग किस परसेंट और कितने कितने के लिए आते हैं, माइनर रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, रिटर्न। आपको आपके पास्ट हिस्ट्री को देख के ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर का प्रोविजन बनाना है। क्लियर? अब यही वही चीजें उन्होंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में लिखी है। कैसे? हाउ मेनी क्लेम्स विल बी मेड इफ द मैन्युफैक्चर टेक्निक्स improves, there may be a fewer claims in the future than they been in the past. How much each repair will cost, वही आपको पिछले साल देखना है कितने लोग रिपेयर के लिए आए थे और पर पर्सन आपको क्या कॉस्ट लगी थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? तो कैसे निकालते हैं? इज नंबर ऑफ रिपेयर्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर multiplied by the expected cost of each repair. Yes or no? शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड इन द लाइट ऑफ फर्दर एक्सपीरियंस। मतलब आपने सोचा है कि 1 लाख का खर्चा है पर 2 साल खत्म हो गए, तब आपको हटाना पड़ेगा ना वो वारंटी का प्रोविजन। आपको आएगा क्या उसमें से? खत्म ही हो गया है वो टाइम पीरियड, तो अब लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो जो आपने खर्चा बुक किया उसको हटाओ वापस, क्योंकि अब नो लॉन्गर इट्स योर लाइबिलिटी। यस और नो? कॉमन सेंस की भी बात है, कुछ अनयूजुअल? नो। गारंटी, जैसे मैंने सिखाया था थर्ड पार्टी गारंटी के, क्या नाम था, विनायक ने अभिषेक के बिहाफ पे गारंटी दी है। तो कब मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा? जब विनायक डिफॉल्ट कर देगा, तब तो गारंटी प्रोबेबल है। मैम प्रोबेबल है, मोर देन 50% चांसेस है। पॉसिबल की जगह वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई, और अमाउंट तो ऑब्वियसली लोन लिया है तो मालूम ही पड़ जाएगा, अमाउंट कैन बी मेजरेबल। तो मैम इन केस ऑफ गारंटी हम कब प्रोविजन बनाते हैं? जब सामने वाला क्या कर दे?
डिफॉल्ट कर दे और चांसेस हो जाएगा दैट यू हैव टू पे द अमाउंट, यस और नो? In some instances, one entity will make a guarantee on behalf of another to pay off loan if the another entity is unable to do so. से क्यों दिया कि वो सिर्फ ऐसे कैजुअल गारंटी दी जाती है कि अगर ये नहीं पे कर पाएगा तो मैं पे कर पाऊंगा, तो तब तक मेरा ऑब्लिगेशन है क्या? जब गारंटी दी नहीं, क्योंकि हमको पता है वो पे कर देगा। बट मुझे कब प्रोविजन बनाना पड़ेगा? जब ही मेक्स डिफॉल्ट। A provision should be made for the guarantee if it is probable that the payment will have to be made. आपको पे करना है, तो क्या हो गया? प्रोबेबल सिचुएशन हो गई, क्योंकि अभिषेक ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। यस और नो? आज डिफॉल्ट होगा, हाँ, तो हमें आज ही देना है। जरूरी थोड़ी होता है, बैंकर्स कंपलसरी नहीं होता है कि आपको आज के आज देना होता है। सपोज लोन तो 2 साल के लिए मिला है, ऐसा होता है कि 1 साल के लिए मिला है? नहीं, तो उन्होंने एक एक किस्त में, एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो क्या हो गया? पूरा लोन थोड़ी पे करना है। तो अगर वो डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ गए तो कहीं ना कहीं प्रोबेबल हो गया है कि यू हैव टू पे दी अमाउंट। जैसे कभी कभी आप सुनोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन की, तो उनकी बैंक्रप्सी की न्यूज बिफोर प्रॉपर बैंकर्स के पास अंदर मार्केट में आ जाती है, और कभी कभी वो फेक भी होती है, कभी कभी वो रियल भी होती है। तो वो तो फिर बैंक एनालाइज करके, आप आपस में एनालिसिस करके आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि मेरे को प्रोबेबल है या नहीं देना। सो गारंटी में जब आपको एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन दैट ही विल मेक अ डिफॉल्ट, तो आपको क्या करना? अगर डिफॉल्ट करना ही है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज कंजर्वेटिव अप्रोच, हम फ्यूचर में दिखने वाले एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। क्लियर है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एंड फ्यूचर रिपेयर्स, मैंने नहीं बताया था पहले? अब पहले क्या होता था, हर चीज पे प्रोविजन बना देते थे, जब प्रॉफिट कम करना है प्रोविजन बनाओ। एक बात समझो, मैंने ये यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं, मैंने एक स्मार्ट बोर्ड खरीदा फॉर टीचिंग, ठीक है? मुझे पता है कि फ्यूचर में 3 साल बाद इसमें एक रिपेयर आएगा ही, मतलब वो दुकानदारी बोल के बेचता है कि 3 साल अच्छा चलता है, उसके बाद इसमें दिक्कतें आने लग जाती है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है ये, या फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर है, तो आप ऐसे फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स पे प्रोविजन नहीं बनाओगे, बिकॉज इट्स नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मैम वाई सो? हमको तो आज दिख रहा है कि 3 साल बाद ऑब्लिगेशन आएगी, यस और नो? तो हम इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अरे मैंने 2 साल बाद ही बेच दिया, मैंने उस स्मार्ट बोर्ड को 2 साल बाद भी बेच दिया, क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? रिपेयर कराने की। तो दो थिंग्स जिस पे कंफर्मेशन नहीं है कि वो होगा ही, जैसे फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स। आपको बिल्डिंग रिपेयर करानी है, पर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा रिपेयर है, बेच ही दो, खत्म। यस और नो? तो मैम इन दैट केस वी नॉट अलाउड टू क्रिएट अ प्रोविजन। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अब एक बात सोचो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि फ्यूचर में तो इस बिजनेस में 4 साल बाद 1 करोड़ का लॉस होने वाला है, बिजनेस चलाओगे? इतने तो अपन भी समझदार है कि आज उस 1 करोड़ का प्रोविजन बना ले कि इससे अच्छा वो बिजनेस बंद करने का सोच ले, यस और नो? ऑब्वियसली। चलो कम से कम आवाज तो आई, मेरे को लगा था सो गया है, सक्षम के पीछे छिप गए। तो मैम हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो आपके हाथ में है रोकना, रोक सकते हो कि नहीं उस लॉस को? बिजनेस बंद कर देंगे, बेच देंगे, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेंगे। प्लस ऐसे फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स जो आप, मशीन बेच दी, क्या होगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? नहीं। सो मैम इन दिस टू केसेस वी नॉट नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? नहीं तो फिर तो मालूम पड़ा हमको पता ही हर साल रिपेयर कराने का, तो आज ही प्रोविजन बना लो रिपेयर कराने का। नहीं, आप प्रोविजन नहीं बना सकते रिपेयर, जब तक करोगे नहीं तब तक प्रोविजन नहीं बना सकते, यस और नो? मतलब प्रोविजन बना ही नहीं सकते, जब कर दोगे तो एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, अगर पे नहीं किया और पे कर दिया तो कैश से एडजस्ट हो जाएगा, यस और नो? आया समझ में? यस मैम। सो मैम सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और फ्यूचर रिपेयर्स पे प्रोविजन क्रिएट होता है, तो आंसर विल बी नो। हम उस पे प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज इट कैन बी चेंज, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्लियर? No provision may be made for the future operating losses or repairs because they arise in a future and can be avoided. कर सकते हैं, फ्यूचर में लॉस दिख रहा है तो भाई बिजनेस बंद करना, पागल है क्या जो आज 1 करोड़ का प्रोविजन बना के बैठ जाएगा? कोई भी नहीं करता होगा ऐसा। तो मैम हम करते हैं, क्लोज द डिविजन, दैट इज मेक, हमको उम्मीद रहती है कि 2 साल बाद लॉस है तो क्या हुआ, अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा।
सेल द एसेट्स दैट मैं नीड रिपेयर, मैंने मदरबोर्ड मतलब सॉरी स्मार्ट बोर्ड बेच दिया, तो क्या उस पे रिपेयर्स होगी फ्यूचर में? नहीं, तो प्रोविजन काम का है क्या? नहीं। एंड देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। कहाँ सुना ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? सिखा है? तो अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज समथिंग जो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज पे ही है। मतलब अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको बहुत बुकिश लैंग्वेज दिखेगी, और अगर आप एसबीआर में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुकिश लैंग्वेज क्या ही काम की है, थोड़ा सा एडवांस में ही पढ़ेंगे, मतलब बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, बट इतना जाएंगे कि हमको समझ में तो आए कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑन रिस्क कब बोला जाता है। क्लियर? तो अब इसको स्किप करो। अब इन्वायरमेंटल प्रोविजंस। इन्वायरमेंटल प्रोविजन इज जस्ट सिमिलर टू द डिसमेंटलिंग प्रोविजन। अब मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, क्या हुआ, मैंने गवर्नमेंट से माइन लीज पे ली। ऑब्वियसली जब मैंने अपनी उस जगह पे माइन सेट किया होगा, आई हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन। वहां जितने पेड़ होंगे मैंने हटाए होंगे। फिर बहुत सारी मशीन सेटअप की होगी। और डू यू थिंक कई कई जगह तो माइंस की जगह रेलवे ट्रैक्स आपको डाइवर्जन में लाने पड़ते हैं ताकि आपका सामान लोडिंग अनलोडिंग हो पाए। बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, हो सकता है मुझे वहां पे बिल्डिंग्स बनानी पड़ी हो फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ऑफ माई एम्प्लॉइज, माई लेबर्स। तो डू यू थिंक आपने उस पूरे एरिया को आपके हिसाब से मॉडिफाई किया है? यू हार्म द इन्वायरमेंट। क्योंकि जब आप माइंस चलाते हो तो कोल्स और बड़े बड़े जो माइंस होते हैं उनमें से बहुत पॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स जाती है, खड्डे होते हैं, तो वो जो लेवलिंग होती है जमीन की वो बिगड़ती है। फिर आप ऐसी मशीन्स और ऐसा पॉल्यूशन फैलाते हो कि वो जगह खराब हो जाती है, बहुत पॉल्यूटेड जगह हो जाती है। सो कैसा है, आपने ये सब किया तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है अच्छा 5 साल के लिए लिया है ना, कोई बात नहीं, 5 साल बाद आप सारी मशीन्स को हटाओगे, वहां पे आप उस जगह को वापस सेम करोगे, तो क्या करना पड़ेगा? सारी मशीन्स हटा के लेवलिंग करनी पड़ेगी, सारे जो रेलवे ट्रैक्स है वो वापस हटा डिसमेंटल करने पड़ेंगे। प्लस आपको हो सकता है कि आपने डिफॉरेस्टेशन किया तो आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। डू यू थिंक उस साइट को आपको क्या करना पड़ता है? रीस्टोर करना पड़ता है। ठीक है, सो व्हाट यू थिंक, उस साइट को रीस्टोर करने के लिए क्या आप खर्चे इंकर्ड करते हो, एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हो? यस मैम, ऑब्वियसली सब चीजें हटाना, जब लगाने में खर्चा है तो उनको हटाने में भी तो खर्चा होगा, बड़ी बड़ी मशीन्स है उनको हटाना निकालना। सो मैम, दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रोविजन। तो इन्वायरमेंटल प्रोविजन क्या होता है? जस्ट सिमिलर टू द डिसमेंटलिंग प्रोविजन, ठीक है। बट इन्वायरमेंटल प्रोविजन समटाइम्स कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ जगह बहुत पॉल्यूशन होता है तो इट इज कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट कि आपको करके ही जाना पड़ेगा। और कुछ जगह होता है आप आपकी इच्छा से उस जगह को करते हो। पर इन बोथ द केसेस आप खुद से कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन हो, वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन, बिकॉज हमको पता है ऑब्लिगेशन कैन बी लीगल कैन बी कंस्ट्रक्टिव। एम आई क्लियर? मैम अब एक बात बताओ, ये तो 5 साल बाद होने वाला खर्चा है, और मैम ये तो हमको क्लियर कट है कि होगा ही, but still you need to create a provision on that situation. Clear? मैम प्रोविजन क्यों बना रहे? जब 5th ईयर में लाइबिलिटी आएगी तो पैसा दे देंगे और पीएनएल में खर्चा बुक कर देंगे। पर एक बात समझो, आपने इस माइंड से जो 5 साल आपने चलाई है, रेवेन्यू क्या लास्ट ईयर में कमाया है कि 5 सालों में कमाया है? तो अगर मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू। और एक लॉजिकली भी बताओ, जब रेवेन्यू 5 सालों में कमाया है, पीएनएल में रेवेन्यू 5 सालों में डाला है, तो ये एक्सपेंसेस क्या लास्ट ईयर का खर्चा है? नो मैम, मैम ये लास्ट ईयर का खर्चा नहीं है, ये 5 सालों में स्प्लिट होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। तो क्या मैम वो खर्चे को डिवाइडेड बाय 5 करके कर दे 5 साल और हर साल खर्चा बुक कर दे? नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज हमको पता है आज जो खर्चा, आज अगर मैं ये चीज रिस्टोर कराती तो शायद 1 लाख में होती, फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी, सब बढ़ेगा, तो फ्यूचर में यही काम आज 1 लाख का जो होने वाला है वो फ्यूचर में हो सकता है 2 लाख का हो। यस और नो? तो क्या हुआ, 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख में क्या चीजें ऐड हो गई जो 1 लाख का खर्चा 2.5 लाख का हो गया? कैन आई से इन्फ्लेशन, महंगाई। और मैम इस महंगाई को हमारी अकाउंटिंग टर्म्स में हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है,
मेरी बात समझ में आई? तो आप हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर में जो भी खर्चा होता है, आज आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और उस पे आप प्रोविजन बनाते हो, यस और नो। तो मैम 5 साल बाद सपोज जो खर्चा 5 साल बाद 1 लाख का होना है, कैन आई से आज वो खर्चा सस्ते में या कम में हो रहा होगा, यस और नो? तो कैन आई से अगर मैं उस 1 लाख में से इन्फ्लेशन हटा दूं और अकाउंटिंग टर्म्स में वो इंटरेस्ट हटा दूं, तो कैन आई से मुझे आज की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? तो मैम हमको कैसे पता चलेगा कितना इंटरेस्ट जुड़ा है, कितना इन्फ्लेशन जुड़ा है? सो देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आपके सामने ये क्या है, 1 लाख क्या है, कैन आई से फ्यूचर वैल्यू है ना? और आज आपको कैलकुलेट क्या करना है? जर्नली मैं ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ। वाई सो? बिकॉज ये आईएएस 16 में बेसिक डिसमेंटलिंग प्रोविजन के नाम से आता है। बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगी तो आप लोगों के लिए लॉस होगा। अभी ढंग से पढ़ लो, उस समय अपन थोड़ा जल्दी से पढ़ लेंगे। एम आई क्लियर? बोथ हैव सेम सेम कैलकुलेशन, सेम इम्पैक्ट, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं है। बात समझ में आई? सो मैम हमको फ्यूचर में क्या दे रखी है? फ्यूचर वैल्यू। और आज क्या निकालना है हमको? प्रेजेंट वैल्यू। तो देयर इज अ फॉर्मूला। एमए कर रहे हो तो क्या एमए में फॉर्मूला आया है क्या फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का? अभी तक नहीं आया? तो मतलब वो एफएम का बेस नहीं है? सर स्लो पढ़ा रहे हैं क्या? आधे घंटे की क्लास में इतने पढ़े? मैं भी तो कितना, अभी तो मैं टाइम पे आ रही हूँ। खैर, अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। बस उसमें तो 15 मिनट तो इंट्रोडक्शन में लगते होंगे। 1 घंटा काट के बताए। चलो, तो मैम व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या निकालना है आपको? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो गिवन है ना? तो मैम प्रेजेंट वैल्यू निकाली, द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू 1 + R स्टैंड फॉर रेट, ठीक है, एंड एन इज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। आपको तो आता होगा बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, सीए में यही तो सीखते हैं अपन। चलो, समझ में आई? सो मैम फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है? परसेंट 10। अरे अपना तो कॉमन है 10%, अपन इससे आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते। पर हाँ, कल से अगर आप लोग कैलकुलेटर नहीं लेके आ रहे हो, आप लाए हो कैलकुलेटर? आप लाए हो? सो प्लीज कैरी योर कैलकुलेटर विथ योर सेल्फ, क्योंकि अभी तक 11th-12th में क्या हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है? नहीं किया है ना? पर एग्जाम्स में आपको अलाउड रहता है कैलकुलेटर। तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेटर पे कमांड नहीं बैठेगी ना, तो हमको एग्जाम्स में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। और गाइस, अब थोड़ा सा एक्सेल पे भी काम करना शुरू करो। आप लोग यूज कर रहे हो एक्सेल? मतलब मैं क्यों बता रही हूँ, आप क्या सोचोगे कि वह अभी नहीं करते हैं, फिर एग्जाम से पहले, तो पता है एग्जाम से पहले आप एक्सेल सीखोगे तो आपका स्ट्रगल क्या होगा? एक तो एक्सेल का स्ट्रगल, क्योंकि आ ही नहीं रहा एक्सेल चलाना। तो मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना एक्सेल सिखाना, हम खुद से सीखेंगे। तो अपन एक दिन सेशन रख लेंगे एक्सेल का, जिसमें मैं आपको बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगी जो जनरली आपको काम में आती, कुछ कमांड्स, ठीक है? बट हमको एक्सेल आना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यूट्यूब करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा बेसिक बेसिक एक्सेल लिखना सीखो। अभी हमारी टाइपिंग स्किल भी नहीं होगी अनलेस हम फोन पे बहुत गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हो, क्योंकि कीपैड में तो क्या बिना देखे देखे ऐसे ऐसे करके भी लोग मैसेज ड्राफ्ट कर लेते थे। अब भी नहीं होते होंगे ऐसे बिना देखे? कर पाता कोई बिना देखे? धीरज, बिना देखे मैसेज ड्राफ्ट कर पाते हैं क्या अपन? नहीं। तो आपको क्या थोड़ी सी कमांड लानी पड़ेगी, क्योंकि जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको एक्सेल पे ही सॉल्व करने हैं। पेन पेपर प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना, पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है। ऐसा नहीं होगा कि एक पेपर आएगा जिसको आपको बैठ के सॉल्व करना है, पेन कॉपी कुछ नहीं मिलती है। और साला अपने कैमरे के सामने एक आदमी बैठा होता है, मतलब सबको पर्सनली एक एग्जामिनर मिलेगा जो आपको देख रहा होगा कंटिन्यूसली। आप इधर भी मुंह करोगे ना तो बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और दिक्कत यह है कि उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही बात करे, वो उसकी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि वो इंडियन हो, इट्स नॉट कंपलसरी वो यूएस का, यूके का। तो उनकी जो, देखो, एक कॉमन इंग्लिश होती है, बट एक उनकी अलग एक्सेंट के साथ लैंग्वेज होती है। तो वो कितनी बार हमको समझ भी नहीं आती और हम अपनी बात भी उनको कन्वे नहीं कर पाते कि हमारी स्क्रीन नहीं चल रही है, हमारी स्क्रीन नहीं चल रही है।
आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, बहुत बार टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बच्चे पेपर नहीं दे पाते हैं। और क्या लगता है मालूम? अटेम्प्ट 3 महीना बढ़ गया। पिछली बार इंस्टीट्यूट पे बच्चों ने दिया, लाइट्स चली गई, वाईफाई नहीं चला, या फिर उनका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, एग्जामिनर आपको अंदर ही नहीं आने दे रहा है। मतलब पोर्टल होता है, उसमें आपको एग्जामिनर अंदर ही नहीं आने दे रहा है। बोले आपका सिस्टम सिस्टम खराब हो रहा है, आपके सिस्टम में कुछ दिख रहा है, कुछ भी होगा ना, वो तो इश्यूज उठाएंगे ही उठाएंगे। तो प्रेफरेबली होती है सेंटर बेस दो, पर अभी वो हमारा इशू नहीं है। बट क्या इशू है कि हमको इस डिवाइस के साथ फेमिलियर होना है। ठीक है, तो आप लोग जो लैपटॉप या आईपैड या जो भी लाते हो, तो एक बार थोड़ा सा अपना अपना शिफ्टिंग लैपटॉप पे कर दो। ठीक है, टीचिंग पर्पस के आईपैड अच्छा है, लर्निंग पर्पस से आपको लैपटॉप ही चाहिए इन द एग्जाम्स। तो जितना कंफर्टेबल होंगे कीबोर्ड से, पर यह भी है कि अगर आपने रिमोट बेस दिया है तो आपको आपका लैपटॉप नहीं मिलेगा, उनका वो खटाला वाला कीबोर्ड होगा जो हम कभी कभी यूज करते थे ना। कभी किसी ने यूज किया है साइबर कैफे टाइप की जगह? तो वहां जो उनके जैसे कीबोर्ड होते थे ऐसा, वैसे वहां आपको जगह मिलेगी। सो एक्सेल सीखना है, मेन प्रायोरिटी ये है। क्लियर? क्या पढ़ रहे थे? चलो प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख। ठीक है मैम, 1 प्लस रेट कितनी है? 10%। तो मैम परसेंटेज के टर्म्स में है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो कैन आई से ये बिना परसेंटेज के टर्म्स में हो गई। तो कैन आई से 0.10, यस और नो? ठीक है, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए? 5 की जगह 3 कर लो ताकि अपन कैलकुलेशन कर पाए, 3 साल का मैं निकला पाऊं। ठीक है, तो कितने साल हो गए? 3। अब इसको ना, जिनके पास कैलकुलेटर है वो क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, इक्वल टू प्रेस मत करना अवनी, अनवी अवनी, अवनी। ठीक है, अब कितने साल चाहिए आपको? 3 साल ना। 3, तो कितनी बार इक्वल टू प्रेस करोगे? 5 बार नहीं, 3 साल की चाहिए 5 बार करेंगे, क्या आई प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके इसमें आप करोगे ना, तो आप इक्वल टू 3 बार प्रेस नहीं कर सकते। सो कैन आई राइट द फॉर्मूला लाइक दिस? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, 1.1 और 1.1, कैन आई राइट लाइक दिस? सो मतलब आपको 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 एक बार हुआ, फिर डिवाइडेड बाय 1.1 दूसरी बार, फिर डिवाइडेड बाय 1.1 तीसरी बार का। और अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो जो हम सेकेंड लास्ट में जो फॉर्मूला डालते हैं ना, आप इक्वल टू प्रेस करते जाओगे तो बार बार वही डिवाइड होता जाता है। क्लियर? सो क्या ही प्रेजेंट वैल्यू वापस 75131। ठीक है, दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स दैट जो काम फ्यूचर में 1 लाख में होने वाला है, आज वो कितने रुपए में हो जाएगा? सो यू नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन बाय व्हाट अमाउंट? ठीक है, जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हम पीएनएल में खर्चा डालते हैं, यस और नो? तो क्या करेंगे? एसओपीएल। और क्रेडिट क्या करेंगे? यस और नो? आया समझ में? यस मैम। सो मैम, हमने बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी खड़ी करी और पीएनएल में क्या किया? एक खर्चा डाला, यस और नो? तो कैन आई से ये जो इन्वायरमेंटल प्रोविजन है वो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा 75131, यस और नो? यस मैम। मैम अब प्रॉब्लम ये है, आपने हमको तो बनाया 75131 का, यस, बट हमको फ्यूचर में 1 लाख रुपए पे करने हैं। जब हम पे करेंगे हमारा प्रोविजन इतने का 1 लाख, तो डिफरेंस का क्या करेंगे? आ रहा है डाउट? तो आपको क्या करना है? आपने क्या हटाया? इंटरेस्ट हटाया। आपने जब 1 लाख से यहाँ पे आए तो आपने कहना से 1 लाख में से इंटरेस्ट हटा दिया, तब जाके ये अमाउंट आ गया। आप हर साल क्या करोगे? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर साल इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, क्या करोगे? अनवाइंड इंटरेस्ट। ये तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग का हुआ। अब फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट पीएनएल में खर्चा बुक होता है, यस और नो? तो मैम पीएनएल में खर्चा हुआ डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर? और क्रेडिट क्या करेंगे?
प्रोविजन में से हटाया था, प्रोविजन में ऐड कर देंगे, यस और नो। मैम कितना इंटरेस्ट? 75131 का बैलेंस था, इस पे कितना? क्योंकि आपने 10% ही हटाया है ना। आओ कितना आया? 7513, यस और नो। अब मैम देखा जाए तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वायरमेंटल प्रोविजन कितने का हो गया? 75131 प्लस 7513, ये पहले का क्रेडिट था, अब ये नया क्रेडिट कर दिया, यस और नो। तो क्या आया? 82644। एम आई क्लियर? फिर नेक्स्ट ईयर आए, नेक्स्ट ईयर भी क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? इन्वायरमेंटल प्रोविजन। अब बैलेंस कितना है? 82644 है ओपनिंग बैलेंस, इस पे कितना लगेगा? तो कैन आई से 8264 पीएनएल में खर्चा बुक होगा 8264 का, और इन्वायरमेंटल प्रोविजन कितने से बढ़ेगा? 8264। सो क्या क्लोजिंग बैलेंस आया? मैम कितना था? 82644 प्लस 8264 कितना आया? 90908। क्लियर एवरीवन, यस और नो? यस मैम। फिर नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि 3 साल का है और अभी तक भी हमारा प्रोविजन 1 लाख तक पहुंचा क्या? नहीं। चलो फिर क्या किया? इस साल फिर डेबिट किया फाइनेंस कॉस्ट, और क्रेडिट क्या किया? कितने का? ठीक है। और अगर आप जब टोटल लगाओगे तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोविजन 1 लाख का हो चुका होगा, और लॉजिकली भी 3 साल बाद 1 लाख का ही बैलेंस चाहिए, यस और नो? ठीक है। एग्जामिनर पता है कैसे खेलता है? एग्जामिनर खेलता है, वो आपको बोलता है कि इन्वायरमेंटल प्रोविजन बनाओ, और पूछता है कि पीएनएल में कितना जाएगा। अब वो देता कैसे है मालूम? यहाँ पे आपने इन्वायरमेंटल प्रोविजन बनाया, तो ये अमाउंट पीएनएल में गया, प्लस ईयर एंड का पूछ रहा है वो, तो ना ईयर एंड पे कितना पीएनएल में जाएगा। तो मैम एक तो इन्वायरमेंटल प्रोविजन वाला बैलेंस जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा, क्योंकि ईयर एंड आ गया ना। तो वो ये नहीं पूछेगा कि पीएनएल में इन्वायरमेंटल प्रोविजन से कितना जा रहा है, वो टोटल अमाउंट पूछेगा। तो ध्यान रखना है, एक तो ये अमाउंट और एक इंटरेस्ट। ये तो आपने प्रोविजन क्रिएट किया। जब आप डिसमेंटलिंग प्रोविजन क्रिएट करते हो तो आप ये अमाउंट पीएनएल में नहीं डालते हो, ये अमाउंट आप उस एसेट की वैल्यू में ऐड करते हो। ये आप आईएएस 16 में सीखोगे। एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। मतलब कोई भी एसेट है, आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। तो कॉस्ट मतलब क्या? एक तो उस एसेट्स को परचेज करने की कॉस्ट, और वो सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है, जब तक एसेट्स क्या ना हो जाए? रेडी टू यूज ना हो जाए। क्लियर है? सो मैम एक होता है इन्वायरमेंटल प्रोविजन जो अलग से बनाया गया प्रोविजन है, बट अगर किसी एसेट से रिलेटेड है तो वो कौन सी वैल्यू में ऐड होगा? उस एसेट की वैल्यू में ऐड होगा, ना कि पीएनएल में खर्चा। बिकॉज आप एसेट की वैल्यू में जब डिसमेंटलिंग प्रोविजन ऐड कर दोगे ना, तो जब वो डेप्रीशिएट होगी 5 सालों में, तो अपने आप वो प्रोविजन 5 सालों में पीएनएल में चला जाएगा, यस और नो? लॉजिक बैठा? Provision will be made for a future environmental cost if there is either a legal and constructive obligations to carry out the work. मैंने क्लियर बोला आपको? क्या क्लियरली बोला? या तो मैम वो लीगल ऑब्लिगेशन होगी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी है कि यू हैव टू डू एफॉरेस्टेशन, यू हैव टू क्लियर अप वॉट एवर यू क्रिएट अ मैस इन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है? या फिर आपने खुद से चाहते हो, तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि यार हम खुद करना चाहते हैं, यस और नो? दिस विल बी डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू एंड प्री टैक्स मार्केट रेट। ठीक है, इसका कोई लोड नहीं है। डन। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हर साल उस पर इंटरेस्ट लगाना है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 3 years द प्रोविजन विल बिकम द सेम जो आपको चाहिए। क्लियर? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
पहले ये पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, कभी सुना है रीस्ट्रक्चरिंग? सुना है कभी? रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना। मैम मतलब जैसे एक बिजनेस थे, एक एबीसी लिमिटेड के बिजनेस था, उसमें ए बी सी डी वो 4 टाइप के बिजनेस करता था। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि यार ए और बी को मर्ज करके एक ही बिजनेस यूनिट बना देना चाहिए, या फिर सी को बंद कर देना चाहिए। आप बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। आपने फिगर आउट किया कि अब जैसे जैसे भी आपने न्यूज सुनी थी, दिल्ली में एक कैब का बिजनेस बंद हुआ था। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट कैब का ही बिजनेस था उनका, है ना? नाम याद नहीं आ रहा। सो क्या दे रीस्ट्रक्चरिंग, उनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, उनको लग रहा है कि चलो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस एरिया को बंद करके इसकी सारी एसेट्स को अपन दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दे। हो सकता है सी में कुछ एसेट्स हो, तो वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, यस और नो। तो इट इज रीस्ट्रक्चरिंग, अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना। जैसे अब अपने यहाँ पे जैसे सिर्फ एसीसीए के स्टूडेंट्स है, तो अपन ने सोचा कि नया और कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर सपोज आप बीकॉम भी पढ़ाते थे, तो बीकॉम वाला केस को बंद कर देते हैं, इतना क्राउड नहीं मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। किसी यूनिट को कंटिन्यू रखना, किसी यूनिट को चेंज करना, किसी यूनिट से एसेट ट्रांसफर करना दूसरी यूनिट में, विच इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आप रीस्ट्रक्चर करते हो। अब जैसे मैंने सी की यूनिट्स बंद की, सो डू यू थिंक इसको हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन टाइप का बोल सकते हैं, यस और नो? मैंने बिजनेस का यूनिट बंद कर दिया, तो जब बंद किया होगा, सो डू यू थिंक इसमें भी बहुत सारे एसेट्स होंगे जो मैंने बेच दिए होंगे या फिर ट्रांसफर कर दिए होंगे? तो जब बेचे होंगे तो हो सकता है लॉस में बेचे हो, यस और नो? मैम, इंप्लॉइज को जब मैंने एकदम ही ये सी यूनिट बंद करना चाहा, तो मेरे इंप्लॉइज को मेरे को नौकरी से निकालना पड़ा होगा विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस, सो आई हैव टू कंपनसेट देम, विच इज कॉल्ड रेडिडेंसी कॉस्ट, यस और नो? तो रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस मतलब आपके ऑन गोइंग बिजनेस में आप कुछ यूनिट्स को बंद करते हो, कुछ को चालू करते हो, कुछ को शिफ्टिंग करते हो, यस और नो? सो मैम, जब भी कोई ऐसा काम चल रहा होगा, जब भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी, तो क्या हमको प्रोविजन बनाना है? यस। तो मैम, इट इज कंपल्सरी टू मेक अ प्रोविजन रीस्ट्रक्चरिंग? नो। तो अगर ये दो कंडीशंस मीट होंगे, तभी आप रीस्ट्रक्चरिंग पे क्या बना पाओगे? प्रोविजन। अनलेस आप प्रोविजन नहीं बना सकते। ठीक है, यस मैम। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी, बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो रहा है, बिजनेस बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, कोई नई यूनिट्स ला रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये दिख गया रीस्ट्रक्चरिंग है। पर इस सिचुएशन पे आप प्रोविजन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इट डिपेंड्स अपॉन दी टू कंडीशंस। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हुई, तभी आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना सकते हो, अनलेस नहीं। अभी मैंने ये बात नहीं की है एट व्हाट अमाउंट यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोविजन। अभी मैंने बताया है कि हम बना ही सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्या? तो कौन सी टू कंडीशंस है? मैनेजमेंट के पास फॉर्मल प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है मर्जी से रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, आपने प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव्ड लिया हो, अब मैनेजमेंट रेडी है टू डू द रीस्ट्रक्चरिंग, उनके पास प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए टू डू रीस्ट्रक्चरिंग। एम आई क्लियर? यस मैम। तो एक तो प्रॉपर फॉर्मल प्लान होना चाहिए, तब रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। प्लस इससे, इस रीस्ट्रक्चरिंग से जो भी लोग अफेक्टेड होने वाले हैं, आप एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, आप क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करोगे, क्या करोगे, आप एसेट्स बेच रहे हो, आपके सप्लायर्स, जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जो भी इससे अफेक्ट होने वाले लोग हैं, उनको क्या कर दिया गया हो, इन्फॉर्म कर दिया गया हो या कम्युनिकेट कर दिया गया हो। ओनली
After that, you are allowed to create a restructuring provision unless you're not allowed to create the restructuring provision. First, you must have a formal plan and it should be communicated or informed to those who are affected with the restructuring. मैम कुछ लोग अफेक्ट अरे होंगे ना, आप नौकरी से निकाल रहे हो, क्या वो अफेक्ट नहीं करेंगे? क्या मैम फॉर्मल प्लान है और रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना सकते हैं? नहीं, both the conditions need to be fulfilled simultaneously. फॉर्मल प्लान भी होना चाहिए प्लस आपने अफेक्टेड लोगों को इन्फॉर्म भी कर देना होगा. ओनली एंड ओनली आफ्टर दैट यू आर अलाउड टू क्रिएट अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन. एम आई क्लियर एवरीवन? अभी क्या अमाउंट पे बनाएंगे उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है. डन. Restructuring is a program that is planned and controlled by the management. Materially changes either scope of the business undertaken by the entity and which the business is conducted. मतलब आप business के पैटर्न में चेंज कर रहे हो, आप बंद कोई यूनिट्स बंद कर रहे हो, कोई चालू कर रहे हो, किसी को मर्ज कर रहे हो, किसी से एम्प्लॉइज ट्रांसफर करके दूसरी यूनिट्स में, इट्स कैन बी एनीथिंग. क्लियर? Provision may be made only if a detailed formal and approved plan exists. आपके पास detailed formal plan होना चाहिए. प्लस प्लान हैज बीन अनाउंस टू दोज आर अफेक्टेड. जो लोग भी इससे अफेक्ट होने वाले हैं, आपने वो फॉर्मल प्लान उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हो, कम्युनिकेट कर दिया हो. वंस यू डिड दिस ओनली यू अलाउड टू क्रिएट अ प्रोविजन. ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन हो गई तो दो दूसरी नहीं हुई तो भी हम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बना देंगे. यस और नो? At what amount you are going to create a provision? ठीक है. So डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग आप उन्हीं पे प्रोविजन बना सकते हो. मतलब जैसे ए और बी दोनों ऑनगोइंग यूनिट्स चल रही थी, आपने क्या किया, बी से उठा के कुछ एम्प्लॉइज को ए में ट्रांसफर कर दिया या कुछ एसेट्स ए से उठा के बी में ट्रांसफर कर दी. क्या ये बिजनेस बंद हो रहा था? क्या नहीं. डू यू थिंक ये सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए इधर से इधर शिफ्टिंग की गई है? तो आप इस पे प्रोविजन नहीं बना सकते. आप प्रोविजन किसी यूनिट को बंद करने की वजह से ही, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, कुछ बंद होने की, ऑनगोइंग बिजनेस चल रहा है ना, जैसे मैंने सी की यूनिट्स बंद की, ठीक है, बट सी की एसेट्स बी में ट्रांसफर की. डू यू थिंक जो भी एसेट्स ट्रांसफर की वो ऑनगोइंग बिजनेस को चलाने के लिए ट्रांसफर की गई है? तो इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा. बट जब मैंने सी की यूनिट बंद की तो मैंने इंप्लॉइज को निकाला. एम्प्लॉइज को निकालने की वजह से मुझे उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ा. सी की बिल्डिंग रेंटल थी, ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बीच में रेंट एग्रीमेंट तोड़ा तो मुझे उस कंपनसेशन देना पड़ा सामने वाले को, लेंडर्स को. यस और नो? तो ये बिजनेस बंद करने की वजह से, रीस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से कोई खर्चा इनकर्ड किया गया होगा तो आप उसी पे प्रोविजन बना सकते हो. तो जनरली इसको कॉस्ट को नाम दिया जाता है रेडिडेंसी कॉस्ट. समझ में आया? ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे सी से कुछ एम्प्लॉइज ट्रांसफर किए बी पे. अब बी तो अलग यूनिट थी, तो बी के बिजनेस सिखाने के लिए उन उन एम्प्लॉइज को ट्रेन किया गया. तो क्या ये रेजिडेंसी कॉस्ट है? नहीं. क्यों? ये तो ऑन गोइंग बिजनेस चलने के लिए आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया है. तो जो ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इनकर्ड किए गए एक्सपेंसेस है उन पे प्रोविजन नहीं बनता है. प्रोविजंस किस पे बनता है? जो डायरेक्टली उस बिजनेस, मतलब डायरेक्टली जैसे सी से रिलेटेड हो. कैसे? रेजिडेंसी कॉस्ट जो आपने एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया वो बंद करने की वजह से दिया ना, कि वो बिजनेस चल रहा था और दे आर कंपनसेशन. नो. समझ में आई क्या? Direct expenditure arising from the restructuring exclude costs associated with the ongoing business activities. जो business activities की वजह से incurred की गई है उस पे आप provision नहीं बनाते हो. Am I clear? Exams में test किया जाएगा restructuring provisions, तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि restructuring provisions कब बनाया जाता है. तो keep in mind formal plan होना चाहिए प्लस अब कम्युनिकेट कर दिया गया अफेक्टेड लोगों को, इसके बाद ही प्रोविजन बना सकते हो. और प्रोविजन कितने रुपए का बनेगा? तो मैम ओनली जो डायरेक्ट खर्चे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के, आप ऑन गोइंग बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स को इधर से उधर ट्रांसफर किया या फिर एम्प्लॉइज को रीट्रेन किया, तो मैम इस पे प्रोविजन नहीं बनता है. एम आई क्लियर एवरीवन?
पढ़ो क्वेश्चन. On 14th June 2005, a decision was made by the board of entity to close down a division. हो गया restructuring. The decision was not communicated at the time to any of those affected. No other steps were taken to implement the decision by the year ended 30th June 2005. The division was closed in September 2005. Should a provision be made on 30th June 2005 for the cost of closing down the division? No. Why? Because, ma'am, it's not communicated to those who are affected. Yes or no? Ma'am, no constructive obligation exit is a board decision which can be reversed. क्योंकि बोर्ड ने एक होता है ना, जैसे बोर्ड ने डिसीजन लिया अब आपस में ही ले लिया तो इट कैन बी चेंज. बट अगर आप अफेक्टेड लोगों को बता देते हो, फॉर्मल प्लान्स पेपर में इस्टेब्लिश कर देते हो, तो क्या होगा? उस प्लान को रिवर्स नहीं किया जा सकता है. सो नो प्रोविजंस कैन बी मेड. और आप ये भी लिख सकते हो, फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इट इज रिक्वायर्ड बाय द IAS 37 फॉर्मर प्लान शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव पीपल और अफेक्टेड पीपल. हियर उन्होंने नहीं किया है, इसलिए नो प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड. क्लियर? मैम एग्जाम्स में ऐसा आंसर लिखने को आएगा? नहीं आएगा. एग्जाम्स में MCQs आएंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा. बनेगा तो ऐसा वैसा, तो आपको नहीं बनने पे टिक करना है. क्लियर? पढ़ो ये क्वेश्चंस. मत पढ़ो, बेकार है. हमको पता है हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं. कैसे करते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अकाउंटिंग? मैम सिंपल सा है. इट नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और अ बैलेंस शीट. इट्स गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड, disclosed in a notes. Clear? Accounting for contingent assets, similarly ma'am, we are not going to record in SOFP and SOPL. हम simple सा notes to accounts में उनको disclosed करते हैं. Am I clear everyone? Read this question. बोलो. Hmm? Yes, people. रितोष, सक्षम. नहीं आया समझ में? पढ़ो. During the year 31st March 2009, customer commenced a legal proceeding against the company. कंपनी के अगेंस्ट में किसी कस्टमर ने लीगल प्रोसीडिंग किया है. तो ये तो क्लियर है मैम, कुछ लाइबिलिटी वाला ही कॉम्पोनेंट है. ठीक है. इट्स इधर लाइबिलिटी, इट्स इधर प्रोविजन, इट्स इधर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. एसेट तो नहीं है. Claiming that one of the food products that is manufacturer had caused a several member of his families to become seriously ill. ठीक है. सिचुएशन आ गई कि घर के मेंबर्स बीमार पड़ गए. द कंपनी लॉयर्स हैव एडवाइज दैट दिस एक्शन विल बी प्रोबेबली नॉट सक्सीड. मतलब सामने वाले ने जो भी आप पे क्लेम किया है प्रोबेबली नॉट सक्सीड, वो नहीं जीतेगा. मतलब लेस देन 50% चांसेस दैट यू हैव टू पे द अमाउंट. मैम ये रिमोट भी तो हो सकता है. मतलब लेस देन 95% चांसेस कि पैसा जाएगा. पर रिमोट अगर होगा तो वो आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा. उसने क्या बोला है? प्रोबेबली नॉट सक्सीड. मतलब मोर देन 50% चांसेस तो नहीं है कि जीतेगा, बट लेस देन 50% चांसेस है कि पैसा जा सकता है. लेस देन 50% चांसेस में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. क्या रिकॉर्ड करते हैं? नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं. क्लियर है? थोड़ा सा ना आपको इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. अब हम प्रोबेबली देखते हैं ना तो हमारे माइंड में आता है मोर देन 50% है मैम, प्रोविजन क्रिएट होगा. पर आपको ध्यान रखना है प्रोबेबली नॉट सक्सीड, वो नहीं जीतेगा. अगर वो नहीं जीतेगा मतलब हमारे साइड से पैसा
नहीं जाएगा तो लेस देन 50% चांसेस है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कंटिंजेंट। क्लियर? चल, do you want me to take a break or do you want me to wind up a session 10 minutes early? है? ले लो ब्रेक, ले लो। फिर हम एक बार ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, फिर देन ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। बट व्हाट यू हैव टू डू, आप घर पे इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना, और मैं गारंटी ले रही हूँ एग्जाम किट्स के बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, थ्योरेटिकल में थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, जैसे नॉट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली। तो कैसा है, खुद से करने की कोशिश करना। नहीं बनेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, हम कल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जब आप थॉट दोगे और जब उसके बाद मैं थॉट दूंगी, तो आपको रियलाइज होगा कि हम किस पॉइंट पे गलत थे। मेरे साथ करोगे तो हमें हाँ 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 ही आएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली लगेगा हाँ हाँ यही तो था। बट जब खुद से करके आओगे तो आपको डिफरेंस विजिबल होगा। ठीक है? सो वैसे तो ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट 5-7 मिनट का ही है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे आज थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है? 15-20 मिनट। कोई कोई कमिटमेंट तो नहीं है किसी का? किसी को लेने वेने तो नहीं जाना है कहीं? है? किसी को कॉलेज ड्रॉप तो नहीं करना है? कुछ कमिटमेंट किया हो कि मैं तेरे को टाइम पे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा? चलो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर, कौन बोला 20 मिनट्स? जो बोला ना 20 मिनट्स, वो रेडी रहे, क्वेश्चन उसी से पूछूंगी। आज मैं भारी नहीं जाऊंगी, लोड ही नहीं।
यस एवरीवन। देखो, प्रोविजन इटसेल्फ इज अ वेरी इजी चैप्टर। बस आपको ये समझ में आ गया ना कि 95% अबाउ लाइबिलिटी, मोर देन 50 प्रोविजन, लेस देन 50 कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, लेस देन 95% 5% इग्नोर। तो आप कैसा भी क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत वाइजली रीड कर। चलो आ जाओ वापस। मैम व्हाट डू यू मीन बाय ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट? क्या था ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट? मैम सिंपल सा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वहां हमने क्या इसको बहुत डिटेल में पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या यहाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने सिर्फ एक चीज सिखाई है कि ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस पे प्रोविजन बनाना होता है, जो हमने उधर रेवेन्यू में करके आए हैं कि मैम पूरे ओवरऑल प्रॉफिट अगर 2 मिलियन का लॉस था 2 मिलियन का, तो मैम उस 2 मिलियन के लॉस को हमको करंट ईयर में पीएनएल में खर्चा बुक करना होता है। अगर करंट ईयर के पीएनएल में 1 मिलियन का लॉस बुक हो रहा है तो प्रोविजन कितने का बनेगा? 1 मिलियन का। अब पहले एक बात समझो कि ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट होता कैसा है। ठीक है, समटाइम्स कैसा होता है, हम टेंडर भरते हैं, गवर्नमेंट्स को टेंडर भरते हैं। तो हम जब गवर्नमेंट्स को टेंडर भरते हैं ना, तो गवर्नमेंट की कंडीशन होती है कि आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बीच में या तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप टर्मिनेट करते हो बाय चांस किसी रीजन से, तो दे आस्क यू अ टर्मिनेशन पेनल्टी। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख का 2 लाख का, इट्स अबाउट करोड़ एंड मिलियंस ऑफ अमाउंट्स आर इन्वॉल्व। तो मैम बहुत सेफर साइड चलना पड़ता है। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, और या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, टर्मिनेट करोगे। तो टर्मिनेट के टाइम पे आपको वी हैव टू पे द टर्मिनेशन पेनल्टी। समझ में आया? सो कैन आई से, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करती हूं तो मुझे कुछ कॉस्ट तो इनकर्ट करनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनेशन पेनल्टी। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, ठीक है, मिलियंस में है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मिलियंस में है, ठीक है, आपने किया, आपने कॉस्ट टू डेट अभी तक का जो खर्चा इंकर्ड किया है विच इज 6 मिलियन, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि और फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट मुझे 6 मिलियन और लगेगी। कितना हुआ? 2 मिलियन का लॉस दिख रहा है, ठीक है, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी है। आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बीच में टर्मिनेट करते हो तो आप 5 मिलियन की टर्मिनेशन पेनल्टी दे दो और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। इट्स मीन्स दैट मैम 10 मिलियन तो है, 6 मिलियन तो लग चुकी है, और अब 6 मिलियन का लॉस बियर करने की बजाय वो बोल रहा है 5 मिलियन हमको पे कर दे और जा। कितने का लॉस? क्या पसंद करोगे? सेकेंड। इट मीन्स दैट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट आपकी एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है विच इज कॉल्ड 1 मिलियन। एटलीस्ट इतना तो आपको लॉस बियर करना ही पड़ेगा। तो मैम एट दैट केस टर्मिनेशन हम ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। अब समझ में आया क्यों? एक बात बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो जब 6 मिलियन पे 6 मिलियन का लॉस दिख रहा है आप कंटिन्यू करोगे, आप बीच में ही छोड़ दोगे मेरे को तो नहीं करना, अगर कोई अनअवॉइडेबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ना हो। एक बात सोचो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए एंड यू आर नॉट बाउंड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर बीच में भी टर्मिनेट करते हो यू नॉट नीड टू पे टर्मिनेशन पेनल्टी। क्या 2 मिलियन का लॉस बियर करोगे? जैसे ही 6 मिलियन का लॉस दिखा आपने हाथ कट, मतलब लॉस दिखा, आपने 6 मिलियन के बाद बोल दिया कि मेरे को तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कभी नहीं बने। लॉस मेकिंग बनेगा क्या? हम पहले ही बाहर हो गए। बट कब समटाइम्स आपको फुलफिल करने के लिए कॉस्ट तो बियर करनी पड़ती है विच इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सो डू यू थिंक इन दैट केस आप टर्मिनेट करना पसंद करोगे बाय 1 मिलियन? अब 1 मिलियन का लॉस 2 मिलियन क्यों बियर करो जब 1 मिलियन का ऑप्शन है? तो मैम देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम ऑन रिस्क। तो आप प्रोविजन कितने पे बनाओगे, 1 मिलियन का कि 2 मिलियन का? 1 मिलियन का। तो मैम कैन आई से प्रोविजन विच एवर इज लोअर पे बनेगा। मैम हमको रेवेन्यू में तो ये सब सिखाया ही नहीं गया था, इवन प्रोविजन में भी ये सब नहीं है। बट आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बताना चाह रही थी कि मैम
कब कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको लॉस तो होता ही है। आप कुछ अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, यहाँ लॉस कितना हो रहा है? 1 मिलियन का, यहाँ लॉस हो रहा है 2 मिलियन का। बट डू यू थिंक उस जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो उसके बेनिफिट से एग्जिट है इन बोथ दी केसेस? चाहे ये ऑप्ट करो चाहे ये ऑप्ट करो, तो मैम इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम ऑनरस, अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? ऐसे टाइप को बोला जाता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जब एडवांटेजेस या रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। एम आई क्लियर? सो मैम प्रोविजन किस पे बनेगा? ऑब्वियसली मैं 1 मिलियन पे बनाऊंगी ना, जब 2 मिलियन में करना ही नहीं चाह रही तो प्रोविजन किस पे क्रिएट होगा? 1 मिलियन पे। प्रोविजन की पूरी कहानी आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। मैम एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला, अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिले इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे सिखाना है, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर जगह वर्क करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज खड़े हैं, फ्यूचर। अगर आपका कहीं भी जगह, जैसे हमने रेवेन्यू में पढ़ा था कि गुड्स डिलीवर आज कर रहे हैं, पेमेंट 2 साल बाद आ रहा है, डू यू थिंक 2 साल टाइम वैल्यू ऑफ मनी है? 2 साल में मनी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आज खड़े हो और प्रोविजन आपको 2 साल बाद 3 साल बाद का चाहिए, तो आप क्या करोगे? हमेशा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। तो जहां पे भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल है, मैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की पर्टिकुलर प्रोविजन की बात नहीं कर रही हूं, सारे प्रोविजंस में जब खर्चा 5 साल बाद का दिख रहा है ना, तो आप उसकी आज क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू। और क्या करोगे हर साल उसको? है? कौन बोला स्प्लिट? स्प्लिट नहीं करेंगे, स्प्लिट हुआ तो इक्वल स्प्लिट हो जाएगा। मैम अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, हर साल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों, कैसे? बिकॉज अगर आप 1 लाख की एफडी होती है आपके पास, आप जब फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करते हो तो कितने ईयर एंड पे कितनी वैल्यू हो जाती है? तो इंटरेस्ट 1/10 पे मिलता है कि 1 लाख पे मिलता है? 1/10 पे मिलता है। इसीलिए जब हम सेकेंड ईयर आते हैं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए स्प्लिट नहीं कर सकते। हमेशा बोला जाएगा अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, हर साल इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे और हर साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देते जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? लॉजिक बैठा? तो मैम जहां पे भी इन केस ऑफ प्रोविजन टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है, मतलब आज खड़े हो पर प्रोविजन किसके लिए बना रहे हो? फ्यूचर के 3 साल बाद के लिए, तो आप क्या करोगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। और पता नहीं इन लोगों ने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में घुसा के दे दिया ये चीज कि आपको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्यूचर के लिए है, तो आज प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और प्रेजेंट वैल्यू करोगे, तो कोई लोड की बात नहीं है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है। अब प्रोविजन बनना है 1 मिलियन पे, अब मैं बोल रही हूँ ये 2 साल बाद का लॉस इनकर्ड होगा, तो क्या करोगे? 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। यस और नो? लॉजिक बैठा? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट अब समझ में आया कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट्स हम उस कॉस्ट को अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट को अवॉइड करते तो क्या हम किसी लॉस में एंटर करते कभी? अगर आपको 6 मिलियन पे ही दिख जाता, आपके पास ऑप्शन होता है कि छोड़ के चला जा, तो आप क्या 2 मिलियन का लॉस और बियर करते? आप बोलते मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ। तो मैम जब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट तो इनकर्ड करनी ही पड़ती है, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? ऑनरस। क्लियर है? Onerous contract is a contract in which unavoidable cost of meeting the obligation. It can anything. या तो आप cost to complete 6 मिलियन incurred कर लो या फिर पेनल्टी incurred कर लो 5 मिलियन की। क्लियर? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट exceed the economic benefit expected to under it. हमको 10 मिलियन का था, तो एक जगह 11 मिलियन की कॉस्ट लग रही थी, एक जगह 12 मिलियन की लग रही थी, तो दोनों ही जगह लॉस तो आ रहा था। यस और नो? The signing of the contract is a past arising due to the obligations to make the payment and those payments discounted if effect is material. मतलब मैंने बोला फ्यूचर का प्रोविजन होगा, तो आप क्या करोगे? उसको डिस्काउंट कर लोगे, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है? जहां भी आपको आता है ना यू हैव टू डिस्काउंटेड इट, इट्स मींस यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड मींस मतलब इंटरेस्ट के कंपोनेंट को एलिमिनेट करना। और प्रॉपर अगर हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में बोले तो इन्फ्लेशन के उसको इम्पैक्ट को एलिमिनेट करना। क्लियर?
measure the excess of cost over the benefits, provision of for the next call, ये तो सेम बात है जो हमने अभी पढ़ी थी। प्रेजेंट वैल्यू पे आप लिख लोगे, फिर हर साल उसको क्या करोगे, डिस्काउंट करोगे, पीएनएल में फाइनेंस चार्ज होगा और आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? आई समझ में? ठीक है, ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ इतना सही है, मेनली हमने रेवेन्यू में पढ़ा है इसको। डन? यस मैम। अब सेशन वाइंड अप नहीं करते, थोड़ा सा 15 मिनट्स और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, बेटर है थोड़े क्वेश्चंस मेरे साथ समझ लो। तो क्या होगा, आपको टर्मोलॉजीज आपको पढ़ना आएगा कि पढ़ना कैसे है। अभी हमने क्या सिर्फ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जितना ग्रैप कर सकते थे उतना ही ग्रैप किया है। क्लियर? क्वेश्चंस बीच में कुछ छूटे? वारंटी, क्या फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और ऑपरेटिंग रिपेयर्स पे प्रोविजन बनता है? कभी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड। आप बेच सकते हो एसेट्स को, ठीक है, आप फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है तो भाई बिजनेस बंद करते हैं, ठीक है। गारंटी पे कब बनेगा प्रोविजन? जब सामने वाला डिफॉल्ट करेगा और प्रोबेबल होगा कि आपको पे करना है। जब आपकी जिम्मेदारी आ गई तो प्रोविजन बनना ही है। यस और नो? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब बनता है? जब फॉर्मल प्लान हो और अफेक्टेड लोगों को कम्युनिकेट कर दिया होगा। और मैम सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग पे ही बनेगा प्रोविजन, ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से कोई शिफ्टिंग की हो, एम्प्लॉयज को रीट्रेन किया हो, स्टाफ को रीट्रेन किया हो, प्रोविजन बनेगा क्या उस पे? नहीं बनेगा। तो जनरली कौन सी कॉस्ट होती है? रेजिडेंसी कॉस्ट होती है। क्लियर? चलो पढ़ो ये क्वेश्चन। Rosalie is a company that carried out many different activities. It is proud of its reputation as a caring organization, has adapted various ethical policies towards its employees and the wider community in which it operates. As a part of its annual financial statements, the company publishes detail of its environmental policies, which includes setting performance targets for activities such as recycling, controlling emissions of noxious substance, and limiting use of non-renewable resources. It means that कंपनी पे कोई लीगल बाउंड नहीं है कि वो ये सब काम करे, रीस्ट्रक्चरिंग, एफॉरेस्टेशन कुछ भी करे, बट कंपनी इथिकल बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो खुद से ही पॉलिसीज बनाती है कि हम ये सब काम करेंगे। तो कैन आई से इट्स नॉट लीगल ऑब्लिगेशन बट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? यस और नो? The company has an overseas operation that is involved in a mining precious metals. These activities cause significant damages to the environment, including deforestation. कंपनी किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब पेड़ कटेंगे। The company incurred a capital cost of 100 million in respect of the mine. मतलब वहां पे माइन सेट करना या अपनी एसेट्स क्रिएट करने के लिए उसने कितने का खर्चा किया है? तो डू यू थिंक उसने 100 मिलियन की एक एसेट रिकॉर्ड की होगी जिसको रिस्पेक्टिव सालों में डेप्रिशिएट करेगा? यस और नो? वहां सेटअप क्या होगा, तो एक एसेट क्रिएट किया है जिससे ये कितने जितने भी सालों में रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो हमको पता है अगर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड कोई एसेट्स यूज होता है तो हम उसको बैलेंस शीट में एसेट करके लिखते हैं। यस और नो? इट इज एक्सपेक्टेड दैट विल बी अबेंडेड इन 8 years टाइम। मतलब आप 100 मिलियंस को डेप्रिशिएट कितने सालों में करोगे? 8 सालों में। यस? द माइन इज सिचुएटेड in a country where there is no environmental legislation obligations companies to rectify the environmental damage, and it is very unlikely that any such legislation will be enacted within the next 8 years. It means जहां पे भी उसने माइन को सेट किया है, एक मिनट, ओके, जहां पे भी उसने ये माइंड सेट किया है वहां पे कोई गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन नहीं है कि यू हैव टू डू द एफॉरेस्टेशन और रेक्टिफाई द प्लेस, कुछ भी नहीं है। बट डू यू थिंक लीगल ऑब्लिगेशंस तो नहीं है, बट उसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, और इफ इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजंस। ठीक है, और हमको पता है ये जो भी खर्चा होगा 8 साल बाद होगा और उस माइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको डिसमेंटलिंग प्रोविजन में सिखाया था कि जो भी आप प्रोविजन बनाओगे वो एसिड की कॉस्ट में ऐड करोगे। बिकॉज क्यों? एक बात सोचो,
आप 8 साल बाद कर रहे हो, यस और नो? 8 साल बाद आप जो भी खर्चा उठाओगे, डू यू थिंक उस माइन से रिलेटेड है वो खर्चा? क्योंकि माइन सेट की थी 100 मिलियन की। और एक बात लॉजिकली बताओ, रेवेन्यू कितने सालों में कमा रहे हो? 8 सालों में। सो डू यू थिंक ये खर्चा ना तो फर्स्ट ईयर का पीएनएल में जाना चाहिए, ना ही 8 ईयर के खर्चे में जाना चाहिए, पांचों 8 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर मैंने ये खर्चा को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, सो डू यू थिंक रिस्पेक्टिव 8 ईयर्स में वो इन इन टर्म्स ऑफ डेप्रीसिएशन पीएनएल में चला जाएगा? यस और नो? लॉजिकली बैठा, डाइजेस्ट हुआ? तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं हो रहा डाइजेस्ट। देखो लॉजिकली सोचो। ठीक है, यहां पे आपने एक एसेट रिकॉर्ड की, कितने की? 100 मिलियन की। डू यू थिंक इसी 100 मिलियन की एसेट्स को आपको हटाना है? और इसी इसी एसिड की वजह से वहां पे जो भी कबाड़े हुए हैं या जो भी आपने पॉल्यूशन फैलाया उसको ठीक करना है। सो डू यू थिंक फ्यूचर में यहाँ पे आपको इस एसिड को हटाने का खर्चा लगेगा, यस और नो? ये खर्चा क्या लास्ट ईयर का है? यहाँ हो खर्चा लास्ट ईयर में रहा है, पर मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? इससे रेवेन्यू 5 साल में इनकर्ड किया है, 8 सालों में इनकर्ड किया है, तो 8 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट अगर आप इसको फर्स्ट ईयर में पीएनएल में डाल दोगे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, तो डू यू थिंक ये पीएनएल में खर्चा बुक हो जाएगा? क्या वो फर्स्ट ईयर का खर्चा है? नहीं, 5 सालों का है ना, 8 सालों का है। तो मैम हम क्या करते हैं, इसको इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। सपोज 1 लाख ऐड किया, तो कैन आई से 101, 101 करके एसेट रिकॉर्ड कर दी, और 8 साल में डेप्रीशिएट करेंगे, तो ये खर्चा 8 सालों में इक्वली चला जाएगा पीएनएल में, यस और नो? बात समझ में आई? तो मैम इंस्टेड ऑफ इसको पीएनएल में चार्ज करने की बजाय हम किस में ऐड कर देते हैं? एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फिर रेवेन्यू 8 सालों में अर्न कर रहे हैं और डेप्रीसिएशन 8 सालों में जाएगा, तो एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैच हो जाएगा, यस और नो? तो मैम पहले तो देखें कि फ्यूचर में खर्चा कितना आ रहा है। क्या हुआ? इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द साइट, रीप्लांटिंग द ट्रीज विल बी 25 मिलियन। कितना लग रहा है? 25 मिलियन। इफ रीप्लांटिंग वर सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर सक्सेसफुल होगी तो 25 मिलियन। तो मोस्ट लाइकली लेते हैं हम तो जनरली। बट इट विल प्रोबेबली बी नेसेसरी टू मेक द फर्दर अटेम्प्ट, उसने ही बोल दिया है कि चांसेस है, पूरे ही चांसेस है कि आपको फर्दर अटेम्प्ट लगाना ही पड़ेगा, एंड विच विल इंक्रीज द कॉस्ट बाय फर्दर 5 मिलियन। तो आपका फ्यूचर में कितना खर्चा आएगा? 25, 5 के 30। लॉजिक बैठा, यस और नो? द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे निकलेगा? 10%। ठीक है, अब उसने आपको बोला है कि एक्सट्रैक्ट बनाओ। ठीक है, देखो ये 8 साल दिख गए। ठीक है, आप यहां खड़े हो, आपने कितना खर्चा किया? एक तो 100 मिलियन का, और कैन आई से यहाँ पे आप किसकी सॉरी, किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस मैम। तो मैम 30 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू 1 + RN, कैन आई से 30 मिलियन, थाउजेंड्स में चलते हैं, ठीक है? तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 और 8, यस और नो? 1 3, कैन आई से दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, यस और नो? यस मैम। तो मैम ये जब प्रोविजन क्रिएट किया होगा तो पीएनएल में डेबिट होगा कि एसेट का वैल्यू में डेबिट होगा? एसेट रिकॉर्ड करेंगे, यही तो सिखाया है। तो मैम डेबिट किया क्या? एसेट कितने का? और क्रेडिट क्या करेंगे? प्रोविजन। कैन आई से इस दिन मतलब 0 डे पे अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरी सिचुएशन ऐसी होगी।
1 मिलियन का एसेट और ये प्रोविजन का अमाउंट उस एसेट्स का वैल्यू में ऐड किया होगा, यस और नो? कितना आया होगा? यस और नो? जीरो? हाँ, मतलब जर्नल एंट्री आपने ये वैल्यू जो है वो एसेट की वैल्यू में ऐड किया, तो पहले 100 मिलियन का एसेट्स था प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जिसको हम इन्वायरमेंटल, आप जो भी नाम से देना चाहो, इन्वायरमेंटल प्रोविजन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो एसेट्स का वैल्यू 1 मिलियन प्लस 13995 हो गई, यस और नो? और कैन आई से यहां मेरी लाइबिलिटी में एक प्रोविजन आ रहा होगा 13995 का, ठीक है? ये कब की बात है? यहां पे, ठीक है? क्वेश्चन आता है ईयर एंड का, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो पीएनएल और बैलेंस शीट में कितना आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है? सो अब क्वेश्चन समझो। डू यू थिंक ये एसेट की जो वैल्यू, इसको 8 साल में डेप्रिशिएट करना है, यस और नो? तो कैन आई से फर्स्ट में हमारे एसओपीएल में डेप्रिसिएशन करके आएगा विच इज 113995 डिवाइडेड बाय 8, यस और नो? डेप्रिसिएशन आएगा या नहीं? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आएगा, कितना हुआ? ठीक है, इतना डेप्रिसिएशन आया। आपने प्रोविजन कितने का क्रिएट किया? 13995। हर साल हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो? मतलब हमने तो यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड किया ना, एक साल निकला तो 10% ऐड करेंगे क्या? तो एंट्री क्या होगी? डेबिट फाइनेंस कॉस्ट कितनी, कितनी होगी? 14249। फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी? 1399, क्लियर? और मैम क्रेडिट क्या करेंगे? प्रोविजन। तो अगर आपसे कोई पीएनएल में पूछेगा तो कैन आई से एक फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी 1399 का खर्चा, ये पीएनएल हुआ। और अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, एसेट कितने का आएगा? 1311399 माइनस 14249 का एसेट बचेगा, यस और नो? कितना आया? कितना आया? क्लियर है? क्यों आया? बिकॉज 113,995 और डेप्रिसिएशन कितना लगा? 14249। क्लियर? यस और नो? ये खत्म हुआ। और मैम लाइबिलिटी में प्रोविजन कितने का हुआ? 13995 प्लस 1399, कितना आया? 1539। आपको समझ में आया लॉजिक? हर साल इंटरेस्ट लगेगा, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। डू यू थिंक आपने ये जो खर्चा 13995 एसेट्स की वैल्यू में ऐड किया है, ये रिस्पेक्टिव 8 सालों में डेप्रिसिएशन में के नाम से चला जाएगा? और लॉजिकली भी देखो, 8 साल में रेवेन्यू कमा रहे हो तो ये एक्सपेंसेस भी 8 साल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो हो रहा है, यस और नो? आपने 1399 का तो प्रोविजन बना ही रखा था, फिर अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और प्रोविजन। अल्टीमेटली प्रोविजन कितने का चाहिए? 30,000 का। तो हर साल फाइनेंस कॉस्ट का अमाउंट ऐड करेंगे, तो डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट प्रोविजन। तो प्रोविजन 1399 का ओपनिंग था, प्लस इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड हो गया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऐड करना है। देखो, हर चीज का डबल इम्पैक्ट होता है। पीएनएल में खर्चा बुक किया तो अब क्रेडिट क्या करेंगे? और अल्टीमेटली देखो ना, आपको प्रोविजन 30,000 का चाहिए था, बनाया कितने का? पेमेंट तो 30,000 का करना पड़ेगा, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। आप उस लाइबिलिटी के लिए आज प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो उस लाइबिलिटी को 30,000 की पे करनी, और आज आपने इतना कम रिकॉर्ड किया है, तो आप हर साल जब इंटरेस्ट कंपोनेंट इसमें डालते जाओगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 8 ईयर आपको यहाँ पे 30,000 दिखने को मिलेगा। नहीं होना तो घर जाके टेबल बनाना, ओपनिंग लिखना 13995,
इंटरेस्ट, हर साल इंटरेस्ट ऐड होगा, और क्लोजिंग, फिर ये क्लोजिंग आपका ओपनिंग बनेगा, इस पे इंटरेस्ट। जब आप 8 साल तक ऐसा करोगे ना, तो यहाँ पे आपका बैलेंस 30,000 का आ जाएगा, और ये जो भी इंटरेस्ट होगा वो पीएनएल में हर साल फाइनेंस कॉस्ट के नाम से जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? बाकी तो शायद मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के कर चुके हैं। चलो रीड दिस क्वेश्चन। Some of the products sold by the Randall are sold with a warranties enabling customer to return a faulty goods within 2 years of purchase. सामने वाला बोल रहा है तो मैंने कितने साल की वारंटी दी है? 2 साल की, कि आप 2 साल में कुछ भी डिफेक्ट होगा तो आप वो मुझे गुड्स रिटर्न कर सकते हो। रेंडल विल इधर रिपेयर द प्रोडक्ट और रिफंड द सेल्स वैल्यू टू द कस्टमर। या तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी आपकी जो भी पैसा आपने मुझे दिया है, या फिर मैं उस प्रोडक्ट को क्या कर दूंगी, रिपेयर कर दूंगी। ठीक है। During the year, sales value of products sold with such warranties total, मैंने $300,000 के goods बेचे हैं। Based on past experience, it is anticipated that 20% of these products will be returned under the term of the warranty. मतलब रिटर्न आ जाते हैं, मतलब मुझे पैसा वापस देना पड़ता होगा, यस और नो? तो मैम, कैन आई से आउट ऑफ $300,000 20% तो पैसा गया, ठीक है? हाँ, 60,000 मुझे देना पड़ता है। Of the goods that are returned, it is expected that 5% will be, एक मिनट वापस करूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो। Based on the past experience, it is anticipated 20% of the will return under the terms of the warranty. मतलब in total 20% रिटर्न आता है। उसने ये नहीं बोला है कि जो रिटर्न आ रहा है उसमें आप रिफंड कर रहे हो। रिटर्न आ सकता है तो वो रिपेयर के लिए भी रिटर्न आ सकता है और रिफंड के लिए भी आ सकता है। मतलब 80% का तो कोई लोड नहीं है। ठीक है। ऑफ द गुड्स आर रिटर्न इज एक्सपेक्टेड दैट 5% विल बी बियॉन्ड रिपेयर। जो 5% आते हैं, 20% जो रिटर्न आ रहे हैं, विच इज कॉल्ड 60,000, उसमें से 5% क्या है, बियॉन्ड रिपेयर है। एंड रेंडल विल नीड टू रिफंड द फुल सेल्स वैल्यू टू द कस्टमर। पहले 3 लाख का 20%, कितना? ये 60,000 लोग आ रहे हैं रिटर्न, जिसमें से 5%, 60,000 का 5% 3,000 नहीं होता है? अच्छा, 3,000 लोग ऐसे हैं जिसका पैसा मुझे पूरा रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर? द रिमेनिंग 95% ऑफ द रिटर्न गुड्स, मतलब 57,000 will be able to repair, and this will call rental an average 30% of the item sales value. आपने जितने का बेचा है उसका 30%, मतलब 57,000 का। क्लियर? यस और नो? 3,000 का तो पूरा ही पैसा देना है। चश्मा लगाए। और 17,100 जो मेजर मेजर रिपेयर के लिए खर्चा आएगा। यस और नो? Some of the goods that have been sold this year have already been returned under terms of the warranty, and Randall has incurred cost 5,000 in respect of these items. पढ़ो क्वेश्चन। देखो, 95% रिटर्न गुड्स विल बी एबल, हमको कितना खर्चा करना है? 17,100 का हमको लॉजिकली प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है। उसने क्या बोला है? सम ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड, दिस इज ऑलरेडी बीन रिटर्न अंडर द टर्म्स ऑफ द वारंटी। कुछ रिटर्न्स आ चुके हैं, एंड रेंडल इनकर्ड अ कॉस्ट 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आइटम्स। कैन आई से इसमें से का इतने का प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बेचा और उसी साल लोग रिपेयर के लिए आ गए थे, तो उस साल की लाइबिलिटी हो गई, खर्चा हो गया, क्या प्रोविजन क्रिएट होगा? यस और नो? तो बताओ कितने का प्रोविजन? प्लस 3,000, क्योंकि 3,000 भी रिटर्न वाले आए थोड़ी हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कितना करना है, कितने का प्रोविजन क्रिएट होगा। लॉजिकली भी बैठ पा रही है चीजें? ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है। एट 31 मार्च 2007, हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में हैं? और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात? मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, कैन आई से इस साल के बिगनिंग की बात कर रहा होगा? यस और नो?
Randall's financial statement showed a provision of 40,000 in respect of warranty cost. Can I say मेरी books में एक opening balance आ रहा होगा which is called 14,000 का? Yes or no? This was made up to 4,000 in relation to the goods sold during the year ended 31st March 2006. Can I say 2006 का provision है इसमें 4,000 और 2007 का provision है इसमें 10,000. मतलब एक provision 2006 में create किया गया था, उसका balance बच रहा है 4,000 और पिछले साल का जो provision create किया है उसका balance बच रहा है 14,000, 10,000 सॉरी. ठीक है. फिर ठीक है. 10,000 in respect of goods sold during the year ended 31st March 2007. The warranty in respect of items sold during the year 31st March 2006 has expired on 31st March 2008. मतलब ये जो बैलेंस बच रहा था 4,000 का वो एक्सपायर्ड हो चुका, अब कोई नहीं आएगा. सो डू यू थिंक ये वापस पीएनएल में इनकम बुक कर देंगे और प्रोविजन कम कर देंगे? तो कैन आई से यहाँ पे मैं एसओपीएल लिख के 4,000 ट्रांसफर कर दूंगी एसओपीएल में एज अ इनकम? यस और नो? यस मैम. ये तो सेटल्ड हो. फिर during the year ended 31st March 2008, 3,000 of cost being incurred in respect of warranty claim in relation to the goods sold year ended 31st March 2007. तो can I say out of 10,000 3,000 के लोग आए हैं फॉर रिपेयर कराने के लिए, तो कैन आई से वो कैश से एडजस्ट हो जाएगा 3,000. तो आउट ऑफ 10,000 कितना बचा? 7,000. तो मैम क्लोजिंग में 2007 का कितना चाहिए? 7,000. और हमको इस साल का प्रोविजन कितना चाहिए हमारे पीएनएल में? तो कैन आई से एसओपीएल में हमने 15,100 आया, तो क्लोजिंग बैलेंस 2008 का 15,100, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? लॉजिकली भी बैठ रहा है. कुछ किया क्या अनयूजुअल? हमने बस इसी की कहानी करते गए, 5% डिस्ट्रीब्यूट किया, 10% डिस्ट्रीब्यूट किया, करते गए करते गए. यस और नो? मैम टोटल, मैम आपने 17,100 में से क्यों माइनस किया 5,000? वो हो सकता है इसमें से भी आया हो, तो भैया आप टोटल लगा लेना इसका और उसमें से 5,000 माइनस कर लेना. अल्टीमेटली तो ये ना कि 5,000 से प्रोविजन कम क्रिएट करना है. लॉजिकली बेटा, क्योंकि बच्चे रेस करते हैं मैम, हो सकता है कि सारे पैसे वाले आ गए हों. अरे आ गए तो भाई टोटल प्रोविजन आपको कितने का बनाना था? 21,100 का, उसमें से 5,000 माइनस कर दो. यस और नो? बैठा. तो अगर वो पूछे कि क्लोजिंग ईयर का प्रोविजन कितना बनेगा, तो कितना बनेगा? डन. सबको समझ में आया? ठीक है. अब ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना और समझ लेना क्या है. अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप घर से करके लाना, प्लस प्लीज ट्राई करना कि एग्जाम किट्स के क्वेश्चन कर लो. आपको एग्जाम किट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोविजंस के. ठीक है. इसमें एक आईएएस 10 के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आईएएस 10 मत करना क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है. मालूम पड़े मैम हमको तो ये क्वेश्चन ही नहीं आया. बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो क्वेश्चन रेज कर देते मैम ये वाला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई पढ़ाया ही नहीं तो आएगा कैसे? ठीक है. तो आप आईएएस 37 के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करके आना एग्जाम किट के, और कल हम डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि मुझे पता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, न्यूमेरिकल फिर भी करना इजी होते हैं, थ्योरेटिकल में फिगर आउट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और प्लीज थ्योरेटिकल में या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा. तो आप ऐसा नहीं कि आंसर देके अपना माइंड इवॉल्व कर लो कि अच्छा हाँ सही बात है ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल में तो क्या फिर भी आप आंसर देख रहे हो, सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, तो वापस करते हो तो सॉल्यूशन कुछ अलग निकल जाता है. बट अगर थ्योरेटिकल में आप आंसर देख रहे हो तो आपको दिख गया नहीं ए का बी है, तो आप पढ़ोगे फिर बोलोगे हाँ यार बी आ रहा है, तो वो मत करना. गलत आया मतलब गलत आया, कल आके पूछना है कि ये क्यों आया है. अपना माइंड आंसर देके इवॉल्व मत करना, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस ही मिलेंगे. माइंड अभी देख के इवॉल्व हो जाएगा, फिर वो जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि एक बार लॉजिक नहीं बैठा मतलब वो नहीं बैठा है हमारे दिमाग में. एम आई क्लियर एवरीवन? सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? यस मैम. अच्छा, कल तो सैटरडे आ गया है. व्हाट यू वांटेड? डू यू वांट मी टू टेक द सेशन, और डू यू वांट क्या? नहीं मैम हमारा बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया, हमको एग्जाम किट्स के क्वेश्चंस, आई एम ओके विद इट. कल भी लेना होगा तो अपन ले सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा एक लेक्चर मिस हुआ था, तो विल कंपनसेट ऑन सैटरडे. सो इफ यू वांटेड तो हम सैटरडे सेशन रख सकते हैं, और इफ यू वांटेड कि नहीं मैम हम एग्जाम किट्स के क्वेश्चंस करेंगे, हमको थोड़ा सा बैकलॉग भी कवर करना है, जैसा बोलो वैसा कर लें. बोलो. पर कर है.
क्लास ले लीजिए। देखो वोट देना है, 9 बजे से ले लूंगा। अच्छा, आप लोग बताओ करना क्या है? मेरे को तो दोनों में ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो एक दिन काम करना ही है सैटरडे, क्योंकि मैंने कमिट किया था। बाकी अगर आप लोगों का बहुत बैकलॉग इकट्ठा हो रहा हो तो वो कवर कर लो। बहुत ज्यादा है। 10 बजे से तो पहले नहीं ले सकते, इंस्टीट्यूट पे अलाउड नहीं है। वोट करो यार। क्या? हाँ वोट करो, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कोई मेरा फेवरेबल है कोई अनफेवरेबल है, ऐसा नहीं है कि मेरे को लेना नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वोट करके आप वोट कर लो। मेरे को तो, मेरा तो कमिटमेंट था इसलिए मैंने पूछ लिया। अब आप लोग जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। क्या करना है? सुबह हो जाती है तो नहीं। अरे यार, मैं ऐसे कैसे बात कर, कोई रैंडम ही बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है। ग्रुप में डाल दूंगी, उस पर अपना वोट दे देना। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स होगा वो फिक्स हो जाएगा कि कल सेशन है या नहीं है। डन। ठीक है। बट अगर कल सेशन नहीं होता है और कल अगर सेशन होता भी, दोनों इन इन फर्दर केसेस आपको बैकलॉग कवर करना ही है। संडे मत पढ़ो, बट कल पढ़ लो। ले लो तो जल्दी ले लो मतलब। हाँ मोस्टली मैं, मेरे को खुद को भी, मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लेट पढ़ाना ही पसंद नहीं। मुझे लगता है बच्चों को सुबह पढ़ा के फ्री कर दो, उनके पास दिन भर का टाइम रहे, वो अपना बैकलॉग कवर कर ले। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों की एमए की क्लास चल रही है तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है। और वैसे भी अब आपका शायद थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए। ये क्लास अपन थोड़ा आधा घंटा कम करके आधा घंटा फिर उधर बढ़, 1.5 घंटा उधर बढ़ाएंगे जो आप लोगों का पुराना बैकलॉग है, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि हम दिसंबर ही दे। ठीक है। सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे?